ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कितने लोग हैं हमारे साथ? अराउंड 80 पीपल। वाओ। 89। अच्छा, मुझे 80 क्यों दिखा रहा है? अच्छा, 89, राइट। बढ़िया। ऑलमोस्ट हाउसफुल। हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। शानदार शानदार। चलो बढ़िया। ठीक है, तुम लोग चाहो तो कैमरा ऑन कर सकते हो, हम दोनों तो नहीं करने वाले। एंड यू कैन स्टार्ट विद योर डाउट्स। भैया डाउट। हेलो करो। पूछो पूछो। सो भैया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूं एक एनएलयू या फिर एक नॉर्मल लॉ कॉलेज, ठीक है, और एक हम सिनेरियो लेके चलते हैं दैट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी या फिर सिविल सर्विसेज, तो एक एनएलयू और एक नॉर्मल लॉ कॉलेज में, बिकॉज एनीवेज मैं लॉ कॉलेज में, नॉर्मल लॉ कॉलेज में भी जुडिशरी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और एनएलयू में भी, एनएलयू के साथ भी, मतलब उसके करिकुलम के साथ भी, तो बट वो एक स्टार्क डिफरेंस क्या आता है, ये मैंने ग्रुप में भी पूछा था, लेकिन प्रखर भैया ने कहा था कि इसे जीपी स्पेशल में पूछना, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग है। तो एक स्टार्क डिफरेंस क्या होता है इन ओके, टर्म्स ऑफ एजुकेशन? पहले प्रखर आंसर करेगा, उसके बाद मैं बताता ओके। ठीक है, तो मैं खुद जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा था 2 साल से। हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला। तो अभी ये स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद ही सारी बुक्स बेची है मैंने। तो मैं बताता हूँ क्या कैसा सीन होता बेची है नहीं पूरा। है, मैंने बिकवाई है बेटे। हाँ, अवेलेबल फॉर सेल मैंने करवाई थी उसको। हाँ। तो बेसिक बात यह है कि जुडिशरी का एग्जाम जो होता है उसमें अपन सारे स्टेट्स को कवर करते हैं। ठीक है, उसमें कोई बाउंडेशन तो होती नहीं है कि तुम इस कॉलेज से हो, उस कॉलेज से हो, तुम्हें ये जरूरी है, वो जरूरी है, इतना ज्यादा फलाना ढिमका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी इजी रहता है जुडिशरी में, अगर मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करूँ तो। जी। अब इसमें अगर मैं भोपाल की बात करूँ स्पेसिफिकली स्पीकिंग, तो भोपाल में एक छोटा सा करियर कॉलेज ऑफ लॉ भी है और एनएलआईयू भोपाल भी है। वहाँ का बच्चा भी प्रिपेयर कर रहा होगा और एनएलयू का बच्चा प्रिपेयर कर रहा होगा। एनएलयू में ज़्यादातर में ये सीन रहता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी सबकी कॉर्पोरेट लॉ, दूसरी सबकी इन हाउस काउंसिल। अगर वो ना हो पाए तो ज़्यादातर लोग इनकी आफ्टर चॉइस बन जाता है जुडिशरी। कुछ नहीं हुआ तो जुडिशरी का एग्जाम तो दे ही देंगे। जी। ठीक है, अब इसमें हर एनएलयू में आपको जुडिशरी का माहौल नहीं मिलेगा। वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज के वहाँ पे माहौल कितना है। ठीक है, अब जैसे मैं सीएनएलयू पटना की बात करूँ, राइट। सीएनएलयू पटना में प्लेसमेंट ही नहीं आते, तो वो बच्चे मतलब मजबूरी में भी जुडिशरी की तैयारी करते हैं और निकाल भी लेते हैं। सीएनएलयू पटना में जुडिशरी का सीन काफी अच्छा है, वहाँ हर दूसरे बंदे को जुडिशरी करना है, राइट। ऐसा है। तो वहाँ पे अब वो हर कॉलेज का अपना अपना कल्चर होता है। बाकी अगर मैं उसकी बात करूँ कि डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आएगा, फॉर एग्जांपल अगर तुम एनएलयू में नहीं हो, ठीक है, और तुम कोई ढंग के कॉलेज में नहीं हो, बेसिकली अगर एनएलयू के अलावा भी बात करूँ, तो वहाँ पे तुम्हारा आईक्यू लेवल जो है पीयर्स का वो कम रहेगा कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द पीपल इन योर एनएलयू। ठीक, तो हम राइट। जुडिशरी की तैयारी भी करते हैं, तो हमारे जो स्टडी सर्कल्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपन को तैयारी से, कि तुम कौन से कॉलेज से ज़्यादा तुम किन लोगों के साथ तैयारी कर रहे हो। अब तुम अपने कॉलेज के अलावा कोई अच्छे और ढंग के इंटेलेक्ट वाले बंदे के साथ तैयारी करो बैठ के, 4-5 लोग 10 लोग, तब तो तुम्हारा वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो। बट कॉलेज में क्या है कि जब कॉलेज में तुम्हारे पेयर्स अच्छे रहते हैं, आईक्यू उनका अच्छा रहता है, तुम उनके साथ तैयारी करते हो, तो वहां पे प्रिपरेशन में भी कॉलेज मैटर्स, अगर राइट। ये वाला फैक्टर लगाऊंगा। फिर उसके बाद अगर मैं कोई एज की बात करूं तो एज सच कोई एज मिलता नहीं इंटरव्यू में या कहीं पे भी, क्योंकि उनको केवल तुम्हारे नॉलेज से मतलब है इंटरव्यू में। या तुम होगे एनएलएसआई हो बैंगलोर से, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ढंग से नहीं आता तो वो क्यों रखेंगे तुम्हें, बिल्कुल। है ना। well, किसी प्राइवेट वाले को अगर आता होगा तो उनको तो बेसिकली एम ये है, उनको इंडियन जुडिशरी में अच्छा जज पहुंचाना है। अब वो एनएलएस से निकले कहीं से निकले, उनको कौन सा तुम्हारे कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो सही करना है। हम्म। वो अपने एग्जाम में ये देखेंगे प्री में कितने नंबर आए तुम्हारे, मेंस में कितने नंबर आए, तुम इंटरव्यू में तुम्हें आता कितना यस। है। ये चीज है। तो ऐसा कोई एज सच एज नहीं मिलता है एज ओके। कम्पेयर टू, मतलब। चलो बढ़िया। एडिंग ऑन टू व्हाट प्रखर सेड, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है,
मुझे लगता है थोड़ा सा स्लाइट एज एनएलयू वाले बच्चे ले लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी, इन द टर्म्स ऑफ पीयर ग्रुप, जैसा प्रखर ने बताया वो तो है ही, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एक्सपोजर। तो एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज़ है जो एनएलयू में मिलता है आपको, एंड जो नॉन एनएलयू में यूजुअली उतना नहीं मिलता, क्योंकि या तो फैकल्टी उस तरीके की होती है या फिर बच्चों का क्राउड उस तरीके का होता है। तो यू डोंट गेट दो सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दो सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर। अब एक्सपोजर से मेरा मतलब क्या है, अब जैसे एनएलयू को ले लो, कोई प्रखर का एनएलयू ले लो या मेरा एनएलयू ले लो, तो यहाँ ज़्यादातर जगह फैकल्टी से यू कैन गेट सपोर्ट कि सर ये वाला सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है एंड ये समझा दो। एंड यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड एक कमेटी भी होती है, कमेटी नहीं तो स्टूडेंट रन कमेटी तो होती है, राइट। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे साथ में मिलके प्रिपेयर करते हैं उस कॉलेज में, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर मेजर रीजन इज कि स्टैंड अलोन डिग्री की वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है इफ़ यू आर एनएलयू स्टूडेंट rather than being a state university student या फिर any other private college student। अब वो कैसे मैटर करता है, वो ऐसे मैटर करता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सी जुडिशरी या यूपीएससी इज ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड ऑब्वियसली बात है सब लोग नहीं निकाल पाते। Yes. आई एम नॉट सेइंग दिस टू डीमोटिवेट यू, बट जस्ट टू शो यू अ रियलिस्टिक पिक्चर कि अगर नहीं हुआ तो क्या। तो अगर नहीं हुआ तो क्या पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री की या फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी की डिग्री की स्टैंड अलोन वैल्यू ज़्यादा है या एनएलयू डिग्री की स्टैंड अलोन वैल्यू ज़्यादा है? वी ऑल नो द आंसर, है ना। तो दूसरे एवेन्यूज ओपन करने के लिए डेफिनेटली एनएलयू डिग्री टेक्स एन एज, एक्सपोजर देने के लिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर 5 ईयर लॉ स्कूल जर्नी। अब जैसे आपको अच्छे कॉम्पिटिशन्स हो गए, अच्छे पब्लिकेशंस हो गए, अच्छी नोहा हो गई, या फिर ये सब भी छोड़ो, अच्छी फैकल्टी हो गई, अच्छे एनएलयूज में अच्छी फैकल्टी मिलती है आपको, तो अगर आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग लॉ सब्जेक्ट्स की, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया या फिर आपका आईपीसी हो गया या सीपीसी हो गया या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो गए जो जुडिशरी में पूछे जाते हैं, तो अगर आपका टीचर आपको कॉलेज में अच्छे से पढ़ाएगा तो आपको अपने पार्ट पे एफर्ट कम करना पड़ेगा, दैट्स अ ऑब्वियस थिंग। वहीं आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में जहाँ टीचर शायद आ ही नहीं रहा है या बच्चे क्लासेस में नहीं आ रहे या कॉलेज की तरफ से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, तो वहाँ पे फिर आप सिर्फ अपने दम पे हो कि आप कितना पुश कर लो अपने आप को या कितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना। भैया, can I add something to that? श्योर। So I have immense interest in international law as well. तो मैं आपको स्टॉक कर रहा था ऑनेस्टली लिंक्डइन पे, तो एंड आई सॉ दैट यू वर अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल अमेरिकन बार एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन काउंसिल, एंड आई लिटरली जंप्ड आउट ऑफ माय बेड। तो मैंने कहा कि यार यहाँ जाते हैं राइट, बिकॉज इतना इस लेवल पे एक्सपोजर, तो आई वाज, मेरे को वो जानना है कि वो ऐसे आ जाता, मिल जाता है या फिर लाइक यू हैव टू enroll for it or something like that, like तो ऐसे exposure वो सिर्फ limited to NLUs ही है, right? See, I won't say it's just limited to NLUs. It matters upon you as well कि आप कितना अपने आप को पुश करते हो, कितना आप नेटवर्किंग करते हो, कितना आप दूसरे लोगों से बात करते हो, एंड कितना आप अपनी रिसर्च करते हो। तो स्पीकिंग अबाउट दीज थिंग्स विच यू सॉ ऑन माई लिंक्डइन कि मैं अमेरिकन बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ या फिर मैं हेग वाली जो सोसाइटी है, Yes. इंटरनेशनल सोसाइटी, उसका मेंबर हूँ, Yes. तो these things I got to know from either from my peers or from other people in my network। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो लॉयड जैसे कॉलेज में या फिर एमिटी जैसे कॉलेज में थे, बट स्टिल दे वर मोर हाइपर एक्टिव और प्रोएक्टिव देन मी इन फाइंडिंग दीज अपॉर्चुनिटीज एंड टॉकिंग टू पीपल एंड मेकिंग कनेक्शंस एंड डूइंग नेटवर्किंग एंड पुशिंग देमसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि इफ यू आर अ नॉन एनएलयू स्टूडेंट यू आर जस्ट अ लूजर या फिर यू कैनॉट डू एनीथिंग इन योर लॉ डिग्री, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो एनएलयू स्टूडेंट्स के पास डेफिनेटली काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे एज होती है। आपको इन चीज़ों के बारे में, अब जैसे जो मेरी लिंक्डइन पे आपने देखा, जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि आपके ज़्यादा सीनियर्स इन जगह इन्वॉल्व होंगे, आपको गाइड कर देंगे कि भाई हाँ यहाँ यहाँ अप्लाई कर दे, ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, ये प्रोसेस है, ये फीस है, एंड मोर ओवर रिकमेंड भी कर देते हैं आपको कि ऐसे ऐसे अपनी प्रोफाइल आपको फिल आउट करनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो Right. उसमें जब आप अप्लाई करते हो ना इन जगहों पे जो आपने देखी मेरी प्रोफाइल पे, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है कि व्हाई शुड दे मेक यू अ मेंबर, है ना। तो अगर आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर उस नहीं दे पाओगे उस बात का, तो योर प्रोफाइल वुड बी रिजेक्टेड। एंड सेटिस्फैक्ट्री आंसर आप कब दे पाओगे, जब आपके पास बताने को कुछ हो। अब जैसे मेरे पास बताने को था कि मैं ये एडीआर कंपटीशन कर चुका हूँ, मैं ये वाला पब्लिकेशन कर चुका हूँ, एंड मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो Right. आई हैड समथिंग टू शो इट टू देम दैट आई एम वर्दी ऑफ योर टैग, है ना। Right. But it might not be possible, it might be
less possible if you are a non-NLU student that you have all those factors in place पहले से आपके पास, है ना? Yes. Yeah. So there's the difference. All right. Thank you. Thank you. Sure. ऑल्सो जुडिशरी में कंपटीशन की बात करूं तो एक एग्जांपल बताता हूँ। 2019 में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का डीजेएस का एग्जांपल बताता हूँ। 2019 में उनके यहाँ टेस्ट टेकर्स की क्वांटिटी और द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स वर 1,15,000। ठीक है, Yes. एक एग्जाम के लिए कितनी सीट्स होंगी गेस करो। No idea. थोड़ा रैंडम गेस चैट बॉक्स में, कोई कितनी सीट्स के लिए? 450, 200. 5 5. 5 सीट और 1,15,000। राइट। तो वही चीज है कि आप एनएलयूज में जाके एटलीस्ट आप ये तो सिक्योर कर सकते हो कि आप एक अच्छा फ्यूचर ले लोगे, मतलब नॉट एग्जैक्टली अगर आप मेहनत करोगे तभी, बट रादर देन कंपेयर टू अ लोअर कॉलेज, तो लोअर एज इन रैंकिंग वाइज। प्लस जुडिशरी में मैंने क्यों रिजेक्ट किया वाज द लाइफस्टाइल उसकी। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि पावर है, ये है, वो है, लेकिन पावर, पैसा, जो भी, अब पैसा भी अगर मैं कंपेयर करने बैठ जाऊँ तो कॉर्पोरेट लॉ से ज्यादा मिल रहा है उसमें। कॉर्पोरेट में अगर मैं किसी फर्स्ट ईयर से अगर तुम एक बार में 1-2 साल में जज बन जाते हो तो इफेक्टिवली तुम्हारे जेब में ज्यादा पैसा आएगा कैश इन हैंड की, अगर मैं बात करूँ, अगर तुम जज हो तो, एज कम्पेयर टू अ कॉर्पोरेट लॉयर। लेकिन उस पैसे का तुम करोगे क्या जब तुम अपने स्टेट के सबसे छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट दे जाओगे? यस। है ना? तो कौन से स्टेट से? पंजाब। पंजाब से। पंजाब का कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट उठा ले रैंडम, बिल्कुल रिमोटेस्ट एरिया, और ये जो बिल्कुल नए नए रिक्रूट्स होते हैं उनको वहीं रखा जाता है, उनको बड़ी सिटीज में नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि ऑब्वियस अजम्पशन ये है जितनी छोटा शहर उतना ज्यादा लोअर लेवल का उसमें क्राइम, उतने कम केसेस, उतनी कम पॉपुलेशन। तो तुम अगर नए नए जज बने हो तो तुम्हें वहां पे रखा जाएगा। अब अगर मैं एमपी की बात करूं तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये सब बड़े बड़े शहर है। ये लोगों को कब मिलता है? उनकी सर्विस के 10 से 20 साल बाद। उनको सीधे थोड़ी पहुंचा दिया जाता है इतने बड़े बड़े शहर। तो हाँ, और पंजाब द पैरेलल एग्जांपल्स वुड बी जैसे चंडीगढ़, अमृतसर या फिर हाँ, जालंधर, लुधियाना। ये These सारे शहर तुम्हें थोड़ी मिलेंगे। बिल्कुल। यस। अब तुम्हारे हाथ में बच रहा है भाई, ठीक है, 1 लाख रुपए तुम्हारे जेब में बच रहा है हर महीने का। ठीक है ना? तुम्हारे बच्चों के लिए सही स्कूल है वहां पे उस शहर में ना, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं, क्या पता तुम्हें जो क्वार्टर मिला हो वहां बहुत बढ़िया 2,500 स्क्वायर फीट का क्वार्टर मिल गया, बिजली पानी सब फ्री है, लेकिन बिजली ही कट गई अगर तुम्हारे दिन में 6 घंटे, राइट। तो क्या मतलब? मतलब देख, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ना, तो मुझे एक्सप्लोरिंग की ऑप्शन ज्यादा अच्छी एनएलयूज के अंदर मिलेंगे, राइट? हाँ हाँ एग्जैक्टली, और हम भी यही बता रहे हैं अपने एंड से कि यू शुड कीप एक्सप्लोरिंग इन लॉ स्कूल। पहले से फिक्सेटेड मत रहो कि मुझे नहीं, मैंने कॉर्पोरेट फिक्स में किया। जाना है या फिर मुझे जुडिशरी में जाना है, क्योंकि वी आर नॉट अगेंस्ट जुडिशरी, नाइदर आर वी अगेंस्ट कॉर्पोरेट, नाइदर आर वी अगेंस्ट एनी करियर स्ट्रीम। तो हम आपको दोनों कॉइन्स के साइड बता रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो जुडिशरी के जैसे अभी प्रखर ने कॉन्स बताया, उस तरीके से प्रोज भी बहुत सारे हैं। तो आई कैन डिबेट प्रखर एंड से कि जुडिशरी इज द बेस्ट जॉब एज वेल, एंड हम दोनों इक्वल एंड पे होंगे एट द एंड ऑफ द डिबेट। तो प्रखर एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा कि जुडिशरी अच्छी नहीं है, और मैं एस्टैब्लिश कर सकता हूँ कि जुडिशरी अच्छी है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है ना? राइट। तो आई एम नो जस्ट लाइक करियर इज अ टू बैड। एक्सप्लोरेशन, तो वो चीज है, आई एम ओपन टू एक्सप्लोर। आई जस्ट वांट कि बेस्ट एक्सप्लोरेशन हो, तो उस अकॉर्डिंगली वो चीज में। हाँ, तो तो बेस्ट बेसिकली एक्सप्लोरेशन हमारा, एनएलयू में होगा हाँ, बॉटम डेफिनेटली। लाइन ये है कि तुम ऐसे कॉलेज में तो पहुंचो जहाँ पे तुम्हें एक्सप्लोरेशन के लिए XYZ ऑप्शंस मिले। यस। बात हुई है कि अगर तुम्हें, जैसे मैं बोलूं कि नालसार वर्सेस कुछ भी छोटा सा लॉयड मान लो, ठीक है, तो लॉयड वर्सेस नालसार, तो उस कॉलेज में अगर प्लेसमेंट ही नहीं आते तो तुम्हारा कॉर्पोरेट का तो ऑप्शन ही खत्म पहले। राइट। वहाँ उस कॉलेज में खड़े होकर थोड़ी बोलोगे कि आई एम ओपन टू एक्सप्लोरेशन, बोलो क्या काय का एक्सप्लोरेशन, तुम्हारा कॉलेज ही ओपन नहीं, ओपन फॉर एक्सप्लोरेशन। तो भैया ये लाइक टॉप एनएलयूज या नालसा, बैंगलोर और व्हाटएवर जितने भी एनएलयूज है, यहाँ पे कॉर्पोरेट लाइक इंश्योर्ड होता है, राइट या नहीं? या उसमें भी आपको इंश्योर ये कुछ किसी कॉलेज में नहीं है। 95% इंश्योर होता है। हाँ, वो तुम अगर बिल्कुल पहले दिन से भगवान भरोसे बैठे रहो तो इंश्योर्ड गई नहीं। लाइक सीवी पे तो काम करना पड़ता है, वो तो है ही है। हाँ, Like, कंपनी भी कुछ देख के लेगी ना तुमको, ऐसे ही थोड़ी उठा के रख लेगी। बट हाँ कि एनएलयू प्रिपेयर्स यू इन सच अ मैनर कि हाँ 100% हर साल प्लेस हो जाते हैं। तो मतलब निकम्मे इतने नहीं होते 5 साल के एंड पे कि नो कंपनी इज विलिंग टू टेक यू एंड यू आर जस्ट आइडल विद योर डिग्री।
तो very rarely it happens that someone with a NLS, NALSA or even a top 10 NLU degree is sitting idle or doing nothing worthwhile. राइट। वो और बेसिकली तुम पे डिपेंड करता है तुम अपने वो 5 साल के अंदर कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ। तुमने अभी हम्म। यहाँ पे मेहनत करके एक बार एग्जाम तो निकाल लिया, अब तुम कंप्लेसेंट होके बैठे रहो 5 साल। हाँ भैया मैंने तो एक बार तीर मारा, अब मारा, मेरी जिंदगी सेट हो गई, तो बिल्कुल वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है लाइफ की। राइट। बट यू हैव एन एज क्योंकि अगर जो नॉन एनएलयू स्टूडेंट है अगर उसको 200% अमाउंट ऑफ एफर्ट करना है वही चीज अचीव करने के लिए, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज के लिए, उन्हीं प्लेसमेंट्स, उन्हीं इंटर्नशिप्स के लिए, तो तुम्हें वहां पे सिर्फ 60% एफर्ट करना है। 60% से यू विल बी इजिली इक्वल टू द पर्सन हु इज पुटिंग 200 आउटसाइड अ नॉन एनएलयू, आउटसाइड अ एनएलयू, एंड इवन मोर देन दैट। मतलब काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है हाँ, एनएलयू और बच्चे। ये जो फैक्टर है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वगैरह का, ये तो साफ साफ हम दोनों ने देखा हुआ है कि हमारे बैचमेट्स भी हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस के फ्रेंड्स भी हैं, कोई भी रैंडम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, प्राइवेट वाले हमेशा रिजेक्ट हो जाते हैं कॉलेज का टैक्स देख के। ऑलमोस्ट हर जगह प्राइवेट वालों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर उन्हीं के साथ एट द सेम टाइम कोई अच्छे एनएलयू वाले ने अप्लाई किया, जैसे मेरे इसमें भोपाल में प्लस मुंबई में एक इंटर्नशिप का ऑफिस था, आईपीआर फर्म की इंटर्नशिप थी, वहाँ पे एक मेरा दोस्त है एनएमआईएमएस मुंबई में था, वो उसने अप्लाई किया, प्लस एक एनएलयू जोधपुर का था। तो सेम टाइम सेम एप्लीकेशन, ऑलमोस्ट सेम सीवी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और एनएलयू जे वाले का एक्सेप्ट हो गया और उसका रिजेक्ट हो गया। हाँ तो वो एडवांटेज तो मिलेगा ही कहीं ना हाँ कहीं। ऑब्वियसली मिलेगा। अब ये फर्म्स की तरफ भी बहुत ज्यादा बायसनेस रहती है, और ये लीगल फील्ड में है बायसनेस एनएलयूज के लिए। राइट। तो अगर तुम एनएलयूज में हो तो तुम्हें बायसनेस बहुत पसंद आएगी, नहीं हो तो फिर तुम इसको ये ऐसा होता है वैसा होता है करते बैठे रहो 5 साल, कौन सुन रहा है? खुद ने करी नहीं मैंने। राइट। ठीक है, थैंक यू भैया। हम्म, ठीक है Bhaiya, I have an नेक्स्ट। additional question to Agastya's question. हम्म। मतलब ये NLU तो निकाल लेंगे and stuff, but then many a times when it comes to preferences for people who are preparing for judiciary या फिर UPSC, they say कि तुम कोई lower NLU ले लो so that you have the NLU tag as well as you can prepare simultaneously, college का भी pressure नहीं होता। तो what is the exact thing here? देखो इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि कॉलेज मिलने से पहले अपना करियर ऑप्शन डिसाइड कर लेना, कि तुम्हें यही करना है वो ही करना है, ठीक है। उसके चक्कर में तुमने लोअर एनएलयू ले लिया, तो तुमने लाइफ के साथ सबसे बड़ा मजाक कर दी, ठीक है। तो अपना जुडिशरी लेना है, जो लेना है वो एटलीस्ट 1 साल तो दो लाइफ को। कितने सारे लोग कॉर्पोरेट सोच के घुसते हैं और कुछ और लेके चले जाते हैं और करियर भी बना लेते हैं, एक्सेल भी कर रहे हैं। वो तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें 1-2 साल में क्या पसंद आ रहा है कॉलेज के अंदर। तुमने कॉलेज में अपने आप को टाइम ही नहीं दिया तो तुम लाइफ टाइम फिर। अब एक लड़की थी अभी एनएलयू में आई थी, शायद एनएलयू ओ में, तो बोल रही कि मेरे पापा का बचपन से सपना था कि मैं जुडिशरी में जाऊं। मैंने कहा बचपन से पापा ने ये कैसे सोच लिया? तो वो बिल्कुल थ्री इडियट्स में था नहीं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ऐसे ही मेरा हाँ। बेटा जज बनेगा। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू चलो अच्छा तुम्हारा बचपन से सपना, मतलब कंसिडरेबल टाइम दिया है तुम्हारे माँ बाप ने जुडिशरी को, मैंने कहा तेरे को भी पता ही होगा बहुत कुछ। फिर मुझे पता ही नहीं जुडिशरी से बनते क्या है। मैंने कहा, अरे बाप रे, जुडिशरी से क्या बनते हैं वो लड़की को नहीं पता, फर्स्ट ईयर में आ गई वो क्लैट के बाद। हाँ, तो सी सेइंग कि मैं लोअर एनएलयू ले लूं क्योंकि एनएलयू का टैग तो है, इट्स लाइक सेइंग मैं चलो नैनो ले लूं क्योंकि वो 4 व्हीलर तो है। तो जब तुम्हें ऑडी मिल रही है, जब तुम्हें मर्सिडीज मिल रही है, जब तुम्हें बीएमडब्ल्यू मिल रही है, तो तुम नैनो क्यों लोगे भाई? मतलब दैट्स अ डम आर्गुमेंट। तो aim for the best NLUs because there is a difference between top NLUs and the lower NLUs. So that is a completely stupid argument कि मैं lower NLU ले लूँ and then judiciary निकाल लूँ because NLU का tag भी मिल गया and judiciary के लिए time भी मिल गया। तो नहीं, that's देखो not। ये मैंने कल परसों भी बोला था तुम लोगों से, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग सुन लेना अभी, ठीक है। रादर देन फोकसिंग कि हम आगे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, तुम लोगों का अभी केवल एक फोकस होना चाहिए, मेरे हाथ में मेरे वो रैंक का डिजिट कितना आएगा, ठीक है। वो रैंक कैसे लाऊं मैं अभी? तुम्हारी जो भी रैंक आती है, मान लो मैं नहीं बोल रहा कि टॉप 3 लाइक आए, ठीक है, तुम्हारी कहीं बीच में भी फंसती है आके, अगर 300 400 500 600 1000 तक भी आती है,
तो उस रैंक का करना क्या है, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कहाँ कैसा है, नहीं भी आई तो क्या करना है हमको, और बहुत अच्छी आ गई तो क्या करना है, उसके लिए हम दोनों बैठे ना यार। कौन सा कॉलेज बेस्ट है, किस चीज के लिए जाना है, कौन सा कोर्स लेना है, बीए लेना है, बीबीए लेना है, बीकॉम लेना है, क्या बढ़िया रहता है, क्या कैसा। तो तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी दिमाग में रखो, तुम अपने इन 24 आवर्स में से जितने भी सेकंड्स आफ्टर लॉ की चीज पे लगाओगे, वो तुम्हारी क्लैट के प्रिपरेशन में से तुम्हारा टाइम खींच रहे हैं, और वो ही तुम्हारी रैंक गिरा देंगे। ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, और ये मुझे आज भी रियलाइज होता है कि मैंने क्लैट के बाद क्या करूंगा, क्या खरीदूंगा जब मेरी रैंक आ जाएगी, कौन से कॉलेज में जाऊंगा, वहां पे कैसी लाइफ होती है, क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे देख ली। तो मोटिवेशन मिलता है ये हम अपने आप को बताने के लिए बोल रहे हैं केवल, ताकि हम टाइम देते रहें इस फालतू की चीजों में। ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज से डोपामिन मिल रहा है बेसिकली। सबको पता है ना क्या होता है डोपामिन? यस सर। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों से डोपामिन मिल रहा है कि एनएलएस ऐसा जिनको दिखता नहीं है पता, उसकी। डोपामीन इज द प्लेजर इंड्यूसिंग हार्मोन। ठीक है, एनएलएस ऐसा है, एनएलयू ऐसा है, ये नदी के पास है, इसमें ऐसा मिलेगा, करियर में मैं इंटरनेशनल पे जाऊंगा, मैं जुडिशरी में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्या आपका अभी ये सोचने वाला टाइम है जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, कॉलेज है ही नहीं, और ये सोचने के चक्कर में कॉलेज नहीं मिला तो फिर जिंदगी भर ये सोचते बैठे रहोगे? ये तो सोचो। अभी मेहनत करके हाथ में रैंक लाना काम है यार तुम्हारा। रैंक लाओ, 10 आ गई, 20 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, जो भी आ गई, वो रैंक जब आ जाएगी ना, जब वो कॉलेज में पहुंच जाओगे, तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां से कहीं कुछ नहीं हो सकता या तुम्हारे करियर को अच्छा शेप नहीं दिया जा सकता। हम लोग लॉ मेंटरिंग में कर क्या रहे हैं, बच्चों को मेंटर करके सब लोग मिलके उनके करियर को सबसे बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी देने में लगे हुए हैं। तो हमने तुम लोगों से पहले ही बोला है, तुम लोग सक्सेस बोर्ड से निकलोगे, लॉ मेंटरिंग में तुमको सीधे लेके जाके तुम्हारे करियर में जो सबसे बेस्ट चीज होगी, वहां पे तुम्हारा 5 साल का सपोर्ट तो एटलीस्ट है ही। 5 साल के, हम तो ये बोल रहे हैं तुम लोग हमसे दोनों से जुड़ गए, और लाइफ टाइम तुम कभी रिग्रेट नहीं करने वाले, और हमेशा थैंक यू ही बोलोगे हम दोनों को कि हमारा भला हो कि हमने सक्सेस बोर्ड का पैकेज लिया, जो हम आपसे लाइफ टाइम जुड़ गए। क्योंकि एक बार कॉलेज में आ गए तुम लोग, तो अभी तो तुम लोगों को दिख रही टेलीग्राम और वो छोटे छोटे गुंडों की दुनिया, 16-17 साल के, जो फ्री फ्री में मटेरियल देके तुमको बिल्कुल भगवान बने बैठे। तुम जब कॉलेज में आके देखोगे ना यहाँ क्या अलग सीन चल रहा है, फिर जब यहाँ आके देखोगे कि यहाँ तो प्रखर मिश्रा गोविंद सिंह का अलग ही नाम है, तब तुमको पता लगेगा कि ये कैसे बनाया जाता है, कहाँ कैसे काम करे जाते हैं, और जब जाके करियर में कुछ करा जाता है। ये सारी चीजें अभी सोचने की बजाय फ्लैट पे फोकस हाँ, करो। एंड मोर ओवर लॉ स्कूल में रैंडम लोग सामने नहीं आते आपकी हेल्प करने के लिए कि ये भाई ये ले फ्री नोट्स ले ले, या फिर भाई ये ऐसे कर ले, ये वैसे कर ले। हाँ, ऑब्वियसली फ्री का ज्ञान पेलने वाले लोग हर जगह होते हैं, बट दे आर नॉट इंटेंडिंग टू यू नो बेटर योर लाइफ या बेटर योर करियर, क्योंकि उन्हें क्या पड़ी है, उन्हें अपना करियर बनाना है। अब यहाँ टेलीग्राम पे तो दे सर्कुलेट मटेरियल, क्योंकि उन्हें भी फ्री में मिल रहा है कि चलो बांट दो। एंड एस्पिरेंट्स आर आल्सो फॉलोइंग देम भगवान की तरह कि भाई हाँ, ये लोग मुझे मटेरियल दे रहे हैं, यही लोग मेरे मसीहा हैं, एंड इन्हीं को पता है क्या कैसे होता है। बट मैं लॉ स्कूल की बात करूं तो वहाँ टेलीग्राम की दुनिया कुछ नहीं है। वहाँ कोई लॉ स्टूडेंट नहीं है, टेलीग्राम पे कोई लॉ स्टूडेंट टेलीग्राम चलाता ही नहीं है, टू बी दो ही वेरी चैनल होंगे फ्रैंक शायद एंड लॉ वेरी स्कूल में, ऑनेस्ट। एक हम अपना दोनों नॉर्मेटिव वाला टेलीग्राम पे नया है। क्यों आए, क्योंकि हमें लॉ लॉ एस्पिरेंट से कनेक्ट होना था, तो हमें आना पड़ा। हमें खुद पसंद नहीं टेलीग्राम। हाँ, तो टेलीग्राम से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, बस इतनी सी बात है कि लॉ स्टूडेंट्स नहीं है टेलीग्राम पे, तो दे आर मोर कन्फाइंड टुवर्ड्स व्हाट्सएप। एंड जब प्रखर कह रहा है कि डोंट यूज दिस डोपामीन रश, या फिर डोंट यूज दिस कि कॉलेज के बाद क्या होगा एज अ मोटिवेशन, तो ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा वो ये कह रहा है कि प्रैक्टिकल रियलिटी समझो, एंड अपने टाइम, इस टाइम की वैल्यू समझो। क्योंकि बाद में सोच सकते हो, एक बार रैंक होगी ना, तब जी भर के सोच सकते हो कि आगे जुडिशरी करनी है, या कौन सा एनएलयू कैसा है, या फिर किस एनएलयू में जाके मुझे क्या करना है, तो तब बहुत टाइम होगा आपके पास। बट दिस टाइम वोंट कम बैक, जो आपको प्रिपरेशन के लिए ये मिला है। एंड द हार्ड पार्ट है, सबको बराबर टाइम मिला है, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करो, है ना। आई अंडरस्टैंड कि वो मोटिवेशन वाली चीजें सुन के ज्यादा मजा आता है, दैट्स
ऑब्वियस, दैट्स ह्यूमन नेचर। अब मुझे भी प्रोजेक्ट बनाने से ज्यादा नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, बट क्या मैं पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखता रहूं एंड मैं अपने प्रोजेक्ट छोड़ दूं? क्योंकि मुझे पता है प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसमें मेरे मार्क्स डिपेंड करते हैं, एंड मैं प्रोजेक्ट्स नहीं करूंगा तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। दैट्स एन ऑब्वियस थिंग, एंड ह्यूमन ब्रेन को पता है। बट ह्यूमन ब्रेन ऐसा वायर्ड है कि उसको ऐसी चीज चाहिए जहाँ कम एफर्ट से ज्यादा रिटर्न मिले उसे। अब नेटफ्लिक्स में मुझे कोई एफर्ट नहीं लगता, लेकिन मुझे मजा आता है, तो मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ। आई एम गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखता हूँ। तो यही बात है, एंड दिस सेम गोज फॉर यू पीपल। तो उसको उस एक्सटेंड तक ही मोटिवेशन के लिए यूज करो कि इट डज नॉट हैम्पर्स योर प्रिपरेशन। कि ऐसा नहीं कि 2 घंटे एनालिस्ट की लाइब्रेरी ताड़ रहे हैं दिन में बैठ के, यू शुड बी स्टडिंग, है ना? तो keeping it as a wallpaper is fine, looking up to seniors who are already there is fine, knowing about how things work is also fine, but ज्यादा उसमें मत घुसो कि कॉर्पोरेट में ऐसा क्या होता है, जुडिशरी में ऐसा क्या होता है, क्योंकि यू विल हैव 5 years टू डू दैट। तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लो, एंड पहले रैंक लाने पे फोकस करो, जैसा प्रखर ने कहा। ये तो यार मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अच्छा तो मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ इसमें? मैं खुद ही बता रहा हूँ ना, अपना खुद का बता रहा हूँ। 11th क्लास से तैयारी कर रहा था, 12th में क्लैट निकाला, 2 साल बैठ के मैंने कितने घंटे एनएलएस कैसा है, कौन से सिटी में है, कहाँ रहेगा, कैसे हॉस्टल्स हैं, कैसा कैंपस है, सब ये देखता रह गया। ठीक है, सब वॉलपेपर पे मैंने भी लगाया कि हाँ एनएलएस जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रूम में टेबल के सामने भी लिख के लगा लिया एनएलएस आयु बैंगलोर। और बिलीव मी, जब रैंक नहीं आती और सपना टूटता है ना, तो इससे बड़ा रिग्रेट कुछ नहीं है लाइफ में कि हमने उतने घंटे इसमें क्यों बर्बाद कर दिया, जबकि हमें उस टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो ये मेरे से ज्यादा बड़ा रिग्रेट तुमको ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं अभी इस टाइम पे कि मत सोचो कुछ आफ्टर क्लैट की लाइफ के बारे में, हाँ, केवल तो जब भी एक ख्याल आए एग्जाम ना पे कि मुझे फोकस करो। एनालिस्ट जाना है या मुझे एनालिस्ट का ये देखना है या वो देखना है, अपने आप से एक सवाल करना कि क्या मैं उस तरीके की इस समय मेहनत कर रहा हूँ कि मैं 99.5% क्राउड को बीट कर सकूं और एनालिस्ट एक्चुअल में पहुंच भी सकूं, एंड क्या मुझे उस तरीके की मेहनत करनी चाहिए या मुझे सिर्फ एनालिस्ट के बारे में पढ़ना चाहिए। ये जो तो टेलीग्राम पे रैंडम सेशन लेने बैठते हैं ना, कि आप एनएलएस एआईआर 19 से सेशन लीजिए, वो आपको टिप्स बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, उनसे बेटर उससे सुनो जो उधर नहीं पहुंच पाया और उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाया, जो कि तुम लोग गलती ना करो। इसलिए हाँ, मैं अपना बता रहा हूँ। a smart person is one who learns from his mistakes and a smarter person is who learns from others mistakes। तो दूसरों की गलतियों से सीखो कि भाई क्या क्या गलती हैं जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए, एंड क्या ऐसा है जो which can break my dream and I should not do that, and you should go on accordingly। तुमको चलो, मोटिवेशन चाहिए तो मैं लॉ स्कूल के बारे में चाहिए, हम इसके बारे में सेशन के सबसे लास्ट में लॉ स्कूल लाइफ का भी डिस्कशन करेंगे, जो अपना पेंडिंग कैसा होता है अंदर पूरी दुनिया। ठीक है, लेकिन अभी पहले तुम्हारे डाउट्स ले लेते हैं, उसके बारे में भी पेंडिंग था स्टार्टिंग से। बात भी करवा देंगे, एनएलयूडी के बच्चों से भी बात करवा देंगे, एनएलएस के बच्चों से भी बात करवा देंगे, नालसर से तो चलो मैं हूँ ही। तो सिंपल ये we have सोचना यार, contacts in तुम क्या everywhere। करोगे 13 जून के बाद, क्या करोगे? तुम्हारे पास 24 घंटे खाली हैं, हाँ ये यार। करना बैठ के वक्त तो फालतू। और क्या। कौन से चलो ठीक, नोट्स बनाने डेली के? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी ज्ञान हो गया। चैट बॉक्स में से उठाए। चैट बॉक्स में से उठा लेते हैं। संध्या का किसी को क्वेश्चन। अनम्यूट करके पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लो। भैया मैं जब एनालिस करने बैठती हूँ मोस्टली एक्सक्यूज मी इंग्लिश एंड सर। एलआर का। हाँ बोलो। सर एक्चुअली जो सक्सेस बोर्ड का मटेरियल है उसमें लीगल रीजनिंग के लिए जितना भी मटेरियल दिया है उसे जस्ट रीड आउट करूँ, लाइक आई हैव सम प्रॉब्लम इन लीगल करंट अफेयर्स एंड नॉर्मल करंट अफेयर्स। मतलब ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम एग्जैक्टली? Like in normal current affairs, I need to prepare all the history about it, the static GK and the current GK. Right? How to prepare for the legal section? ओके, तो हैव यू गॉन थ्रू द कंपेंडियम्स जो हम देते हैं? Yes, sir. ओके, लीगल तो मंथली वाला देखा उसमें पीडीएफ? क्या? मैं उससे पूछ रहा हूँ, लीगल मंथली वाले पीडीएफ देखे जो हाँ अंदर? जी sir. Like I've seen of last 2020. Okay. So once you are thorough with that PDF and you have made notes of that PDF, what extra you can do is you can Google up
the important recent judgments which were held in the past few months, which were significant judgments, which were in national news. So you can get a basic understanding of those judgments कि उनमें issue क्या था and उसमें debate क्या थी. इसको हम रेशियो कहते हैं, एक लीगल टर्म होता है कि उसका रेशियो क्या था. अब रेशियो से वो मैथ्स वाला रेशियो नहीं होता है, ये था कि केस क्या था, इशू क्या था उसमें, उस पर्टिकुलर केस में, तो उसको रेशियो कहते हैं. जज ने क्या रीजनिंग दी अपने डिसीजन की, अपने जजमेंट की. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रेशियो, so थोड़ी लीगल रीजनिंग में भी हेल्प मिलेगी आपको. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज जजमेंट्स यू कैन फॉलो अदर लीगल न्यूज़. अब उसके लिए the websites which the existing websites are those like bar and bench and live law, but वो मैं इसलिए पर्सनली रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वहाँ पे तुम लोग खो जाओगे, क्योंकि न्यूज़ बहुत सारी है वहाँ पे एंड यू डोंट नो हाउ टू फिल्टर दैट आउट. तो आइदर आई वुड हैव टू कीप अ सेशन टू टेल यू गाइस कि किस टाइप की न्यूज़ तुम्हें उठानी है उन वहाँ से, या प्रखर अभी खोलना अगर स्क्रीन पे पॉसिबल हो तो बार एंड बेंच या लाइव लॉ, तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे दूँ इन लोगों को. हम्म। भैया कहना हाँ यार जी, बोलो बोलो. भैया जैसे मैं क्या करता हूँ तो ये बार एंड बेंच और लाइव लॉ जब मैं पहले देखता था तो बहुत कंफ्यूज हो जाता था. तो जब मैंने क्लेट का प्रीवियस ईयर एग्जाम जब देखा था तो उसमें 2-3 आर्टिकल आईपी रीडर्स के थे, 1-2 आर्टिकल. और जब मैंने उसके आर्टिकल पढ़े तो मुझे लगा कि हाँ इसके आर्टिकल तो सही है, सही रिसर्च भी करते स्टूडेंट. तो तो आईपी रीडर्स से जाना कैसा रहेगा, उसके आर्टिकल्स पढ़ना. आई प्लीडर्स इज अ गुड. Hello, हाँ जी, someone sorry to saying disturb you, something. but I had a similar question on legal reasoning हम्म, because जैसे आपने बार एंड बेंच और लाइव लॉ बोला कि मतलब उसमें बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स होते हैं, तो मैंने अपने 2-3 महीने वेस्ट कर दिए उस पे, मतलब करते करते मेरे को लास्ट में समझ आया कि मतलब मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ. एंड देन आई शिफ्टेड लाइक जो कंपेंडियम्स होते हैं कोचिंग्स के, मैंने उससे लीगल के टॉपिक्स देखना चालू किया. जैसे एसिंग क्लैट का लास्ट में लीगल रीजनिंग का होता है, वीकलीज का होता है, उनका जो फ्री अपलोड होता है उनके टेलीग्राम पे, मैंने वहां से टॉपिक्स निकालना चालू किया. फिर आपने विरिगिया का शेयर किया था, क्या बोलते हैं, तो मैंने उसका भी मटेरियल देखा था पहले से, जैन और फेब का, तो मैं वहां से लीगल रीजनिंग कर रहा हूँ. तो उतना काफी है, मतलब वहीं से मेरे से हाँ छट जा रहा है. हाँ, उतना काफी है. दैट इज अ गुड अप्रोच, दैट इज अ गुड अप्रोच कि आप जो कोचिंग्स वाले रिकमेंड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स, तो हाँ दे रिकमेंडेड टू यू आफ्टर डूइंग एटलीस्ट अ बेसिक प्रिलिमिनरी रिसर्च कि हाँ इसके आने की प्रोबेबिलिटी है. तो आई वॉन्ट से कि एसिंग क्लैट बेकार कोचिंग है तो वो हर चीज़ बेकार ही रिकमेंड करते होंगे, या फिर कोई XYZ कोचिंग बहुत अच्छी है तो वो जो जो बता रहे हैं सिर्फ वही वही कर लो और उससे ही काम हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. कोई भी पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता. तो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट गाइड यू अकॉर्डिंगली. तो व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर ऑल राउंड प्रिपरेशन लीगल के लिए टू फर्स्टली ऑब्वियसली पहले सक्सेस बोर्ड के कंपेंडियम्स देख लो, देन उसके बाद अदर कोचिंग्स अगर लीगल रिलेटेड कोई कंपेंडियम्स दे रही हैं तो या डेफिनेटली गो थ्रू देम एंड आइडेंटिफाई द कॉमन टॉपिक्स जो तुम्हें उन कंपेंडियम्स में बार बार दिख रहे हैं, तो उनकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग ले लो, मतलब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो उनको. एंड कमिंग टू, जैसा कि आपने कहा कि बार एंड बेंच या लाइव लॉ में गेट कंफ्यूज कि भाई क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है. मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई तो स्विच टू अ डिफरेंट अकाउंट. तो प्रखर मेरे वो वाले अकाउंट को रिमूव कर दे जरा जिससे मैं अभी बोल रहा था. कौन सा वाला है? जिसमें मेरी एक्चुअल डीपी है. कर दिया. हाँ, तो मैंने पहले ही फ़ोन से ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मुझे पता था लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है, मैं छत पे बैठा था. तो या कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करने हैं वो टॉपिक्स बार एंड बेंच वाले एंड लाइव लॉ में. ओके, तो स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ भैया. हाँ. तो स्टेट हेडिंग टुवर्ड्स, जो पहला ब्रेकिंग न्यूज मुझे दिख रही है, स्टेट हेडिंग टुवर्ड्स हेल्थ इमरजेंसी, गुजरात हाई कोर्ट टेक्स suo moto cognizance of surge in covid, hearing tomorrow. अब क्या ये न्यूज इंपॉर्टेंट है? इट कुड बी. अगर गुजरात हाई कोर्ट ऐसा पहला हाई कोर्ट है जिसने suo moto cognizance ली हेल्थ इमरजेंसी को लेके,
So this might come as a question to you कि which high court took suo motu cognizance of a health emergency या फिर of a COVID emergency. And अगर आपको पता है गुजरात हाई कोर्ट तो हाँ आप आंसर कर पाओगे, नहीं पता तो you definitely cannot answer this question, है ना, अगर वो inference based नहीं है, अगर factual based है तो yes this could be a potential topic अगर आप उसकी डिटेल में जाके देखो कि उसमें क्या हुआ है. ओके तो प्रखर ने जो नया टॉपिक खोला है कि ODR has the potential to disentangle the justice delivery mechanism, Justice D.Y. Chandrachud at launch of ODR handbook by Agami. ODR is online dispute resolution, यानी कि online cases solve करवाना. Now that could be litigation से, that could be mediation से, that could be arbitration से. तो cases solve करने के बहुत सारे तरीके होते हैं apart from just कोर्ट में तारीख पे तारीख से. तो this is an important news क्योंकि this is something new, है ना, इस टाइप का आर्टिकल आ सकता है. दिस इज समथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर कंटेम्प्रेरी न्यूज एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इज अ प्रोएक्टिव पर्सन हु गिव्स सच रिमार्क्स कि हाँ इंडियन जुडिशरी में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो ये जो भाई साहब हैं चंद्रचूड़, ये ही इज इनफेमस फॉर रिवर्सिंग हिज डैड्स जजमेंट्स. तो इनके जो पापा थे उनका नाम भी चंद्रचूड़ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे. तो जो वो डिसीजंस और जजमेंट्स दे गए ये भाई साहब आके उनको रिवर्स कर गए कि भाई पापा ने जो कहा था वो गलत है, ये सही है. So he's quite an influential personality in the legal fraternity and especially in the judge community. So yeah, whenever he says something or remarks something that creates a buzz in the legal fraternity. So yes, this might be relevant for your exam as well. तो अब नेक्स्ट आता है revision powers under section 263 income tax act cannot be exercised against order passed after applying mind. Now ये to a CLAT aspirant prima facie sounds थोड़ा complicated कि भाई कौन सा section 263 income tax act क्या होता है and after applying mind तो यहाँ कोर्ट कहना क्या चाह रहा है. तो this is something which is very specific and very law based and CLAT does not expect you to answer questions on topics like these या फिर to cover topics like these. तो this won't be a relevant topic for CLAT. तो आपको एक बेसिक मतलब आइडिया लगना चाहिए कि कौन सी चीज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और टेक्निकल एरिया में जा रही है लॉ के, तो हमको वो चीज कवर नहीं करनी है वेबसाइट पे से. ठीक है, अब जैसे ये 2 एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है तो हम इसको कर सकते हैं कवर. अब ये जैसे ये है, ये तुम्हें दिख सकता है ना कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इनकम टैक्स एक्ट तो वैसे भी बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता क्लाइंट में. ठीक है, तो और वो वैसे भी जुरिसडिक्शन से ऑलमोस्ट बाहर की चीज है कि आईटी एक्ट के इस सेक्शन में ऐसा हुआ तो मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा बोला. वो कौन कहाँ कैसे क्या बोल रहा है तुम्हें क्या मतलब. ठीक है, जब तक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो. प्रिंसिपल्स इन माइंड कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है एंड दैट जजमेंट इज इन न्यूज और मोर देन नंबर ऑफ 2-3 days, मतलब उस पर काफी चर्चा हो रही है. लेट्स से फॉर एग्जांपल सबरीमाला इशू हो गया, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड हैज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग आस्क्ड इन क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम. तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी जजमेंट पे डेलिब्रेट कर रहा है, अब जैसे अयोध्या जजमेंट हो गया या सबरीमाला जजमेंट हो गया, तो यू नो कि हाँ ये नेशनल इंपॉर्टेंस के जजमेंट है क्योंकि इन पे काफी ज्यादा बात हो रही है, काफी ज्यादा बहस हो रही है, टीवी न्यूज चैनल्स पे डिबेट्स हो रही है. तो या दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट. एंड लेकिन अगर कोई ऐसे ही रैंडम हाईकोर्ट जैसे मद्रास हाईकोर्ट बता रहा है कि सेक्शन 263 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में उसको रिवीजन करना है बिकॉज XYZ रीजन, तो दैट इज नॉट रेलिवेंट. तो थंब रूल इज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स फॉलो करने एंड वो वाले फॉलो करने हैं विच माइट सीम ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिनको ज्यादा डिस्कशन हो रहा है. एंड हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स आपको सिर्फ वो वाले फॉलो करने हैं जहाँ पे बिल्कुल ही कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है या कुछ नया किया है किसी हाई कोर्ट ने, या फिर वो नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है. जैसे वो था कि अगर गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया. नाउ सुओ मोटो कॉग्निजेंस इज बिना किसी पर्सन के केस फाइल करे या फिर पिटीशन फाइल करे, अगर कोर्ट खुद से ही आगे आके मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म एक चीज होती है, मतलब जुडिशरी कम्स फॉरवर्ड टू टेक अ सेंटर पिक्चर एंड खुद से अगर कोर्ट एक्शन ले तो उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं, बिना किसी के बोले अगर जज एक्शन ले ले या फिर कोर्ट एक्शन. तो दैट इज अ बिग थिंग अगर गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, है ना. तो ऊपर कोई वीडियो दिखाने वाला है गेस नहीं. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं जो लीगल इंपॉर्टेंट होती है. Hello, Govind Bhaiya. हाँ बोलो बोलो. Actually, I'm not following any like website like these. So am I missing something important?
You might be, Like you might be not. See, like for the live law, I used to watch like YouTube videos like 60 important judgment and all like that. और नहीं कुछ नहीं, कंपेंडियम में मिल लाइव लॉ जाता को है. यूट्यूब चैनल मत देखो यार। इन सबके यूट्यूब चैनल पे लॉ स्टूडेंट स्पेसिफिक जाते हैं ये लोग। हमने तुमको उनकी वेबसाइट पे से निकाल के दे दिया, वो तो तुम्हें निकालना है वहां से, ठीक है। अब अगर वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो वहां पे तुम लोग फिल्टर आउट कर सकते हो कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली नहीं। जो उनके यूट्यूब वीडियोस होते हैं वो तो क्लियरली आर नॉट फॉर क्लास स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा डीपली चले जाते हैं। हाँ, unless they specifically mention कि हाँ this particular video is for CLAT aspirants, तो unless the video specifically says कि ये CLAT specific judgments हैं या फिर legal news है, तो don't blindly follow such YouTube channels क्योंकि they are targeted towards us, towards law students, जैसा कि प्रखर ने बताया। तो जैसा कि आपने कहा कि if I am not following such websites, am I missing out on something? So you might be missing out. See, in a competitive exam, you just cannot be satisfied कि मैं क्या कर रहा हूँ. You also need to see कि क्या मेरा competition कैसे तैयारी कर रहा है and वो क्या क्या कर रहा है and वो किस हद तक जा रहा है. तो अगर एक जगह आप हो and एक जगह X है जो लाइव लॉ और बार एंड बैच से आर्टिकल्स फिल्टर आउट करके इंपॉर्टेंट न्यूज चॉक आउट करके उसकी नोट्स बना रहा है, तो टेल मी who has a upper hand while taking the paper, you or X? We all know the answer, है ना? So don't miss out on things. If you have the opportunity, then cover them. कैसे करना है cover वो हम बताते हैं, तो छोड़ो मत, क्यों छोड़ना? Okay, thank you. One more thing, प्रखर भैया, हेलो। मुझे मेरा मटेरियल कब तक मिलेगा वापस? फॉर्म भर दिया था कल रात में, हाँ, अभी कल दे दिन में भर दिया था. सेशन के बाद दे दिया। Okay, thank you. हेलो। हाँ जी। हाँ, सो आई हैड अ डाउट लाइक जैसे लीगल रीजनिंग के टॉपिक्स जैसे मेरे को अगर मिल गए जैसे कंपेंडियम से ही, और मैंने जैसे 3-4 कंपेंडियम से रेफर करके रखे हैं, तो कुछ कुछ मैच भी हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब अलग ही होते हैं। तो मैं जैसे मेरे को ऑलमोस्ट सब दृष्टि आय से मिल जाते हैं सारे जजमेंट्स और वो सब, और उल्टा अगर जैसे फिर मैं उसी को स्टडी आई की पे भी एक बार स्टडी कर लेता हूँ, जैसे उस सारे जजमेंट्स को मैं लाइव लॉ पे जाकर नहीं देख रहा हूँ, तो इज इट फाइन और ठीक है मतलब? या इट्स फाइन, क्योंकि जजमेंट तो सेम ही है यार, लाइव लॉ भी वही बताएगा एंड दृष्टि आईएएस भी वही बताएगा एंड स्टडी आई भी वही बताएगा, जजमेंट थोड़ी ना डिफरेंस हो जाए ना ही नहीं, अगर उनका बाय चांस जो इट मिसेस आउट ऑन द रेशियो लाइक 5 जजमेंट है तो 3:2 हुआ है, या फिर अगर इट मिसेस आउट ऑन समथिंग, या फिर अगर मतलब ऐसा कुछ। हाँ, that you need to consider for yourself कि is the information which you are taking through these websites, मतलब you are taking through study IQ या दृष्टि आईएएस, तो क्या वो आपको complete information दे रहे हैं? अब that you need to understand by comparing different sources कि भाई कहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा holistic and detailed version मिल रहा है उसका, उस न्यूज़ पीस का, है ना? तो try to cover it in an all round manner. 2-3 sources पे करोगे तो हाँ definitely you will be covered in all aspects. Govind bhaiya, Excuse me, sir. you just said that we should visit these sites like Bar and Bench. So what should be the frequency of visiting? Like it's weekly or daily? डेली लाइक तो Twice a नहीं है। week कर लो, Sorry? ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक कर लो, 2 or 3 Okay. टाइम्स अ वीक। डेली तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि देन डेली में प्रोबेबिलिटी है यू माइट गेट लॉस्ट इन समथिंग इररिलेवेंट। Okay. Excuse me, sir. हाँ जी। सर, नेशनल फिल्म अवार्ड्स की कैटेगरीज मैंने देखी तो बहुत ज्यादा थे, तो क्लैट एंड आइलेट के स्कोप से क्या रेलेवेंट है? फिल्म बेस्ट अवार्ड एक्टर, किसने बेस्ट दिया? फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस एंड जो नया इमर्जिंग वाला होता है कि जो डेब्यूटेंट जिसको कहते हैं, तो ये 4-5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं सिर्फ ये रेलेवेंट है, बाकी सारे छोड़ दो, ये आंखें वो बंद करो। प्रेसिडेंट वाले की बात कर रहा है ओके ना? सर। क्या? सर, नेशनल वाले की बात कर रहा है ना, जो प्रेसिडेंट देता है? यस यस हाँ, सर। नेशनल अवार्ड, हाँ नेशनल फिल्म अवार्ड, हाँ, समझ इसके गया। अलावा दूसरे कोई फिल्म फेयर वगैरह नहीं है इम्पोर्टेंट? हाँ मतलब सर, वही। और आइलेट का मुझे पूछना था कि अप्रोक्सीमेट गुड स्कोर क्या होगा अभी मॉक्स में, एंड टाइम टू बी स्पेंट ऑन ईच सेक्शन। See again वही चीज, I have repeatedly said this in previous sessions and group पे भी कि there is no good score है। अब वो ऐसा क्यों कहता हूँ मैं, उसके पीछे की रीजनिंग समझो कि एक पर्टिकुलर एग्जाम है या मॉक टेस्ट है एलेट का नाम, लेट से एक्स नंबर ऑफ एक्स है इस वाले मॉक का नाम,
एंड इस वाले मॉक की डिफिकल्टी लेवल आपकी 100 है ना। तो इसमें आई वुड से कि अ गुड स्कोर वुड बी 7 इवन 60 आउट ऑफ 150, क्योंकि कट ऑफ वहां तक चला जाता है। जब मैंने दिया था एलेट, मुझे याद है इन 2018 व्हेन आई गॉट अ रैंक ऑफ 108, तो मेरा स्कोर वाज अराउंड 60, 59.75 या 60 या 6 ऐसे कुछ था स्कोर, 60 के अराउंड आउट ऑफ 150 है ना। एंड उस पे मेरी 108 रैंक थी। आई लेफ्ट बिहाइंड लेट्स से कितने 26,000 27,000 कैंडिडेट्स जस्ट बाय स्कोरिंग 60 मार्क्स आउट ऑफ 150। ठीक है, तो वहां पे आइडियल स्कोर वाज 60। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली सपोजिटली वहां पे पेपर इजी होता है एलेट का, तो इट माइट बी पॉसिबल कि 80 पे भी मुझे अच्छी रैंक नहीं मिलती या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो यू कैन नॉट टेल अ गुड स्कोर फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम व्हेन द पेपर डिफिकल्टी varies every year. And ALET is infamous for bringing something new, something out of the box हर साल। तो कुछ ना कुछ वो धमाका करते हैं, कुछ ना कुछ बम फोड़ते हैं हर साल अपने पेपर में। तो मेरे टाइम उन्होंने सबसे पहले वो धमाका किया था फिगर ऑफ स्पीच वाला, तो मैंने झेला था वो। काफी ज्यादा 2018 पायलट दिल दहलाने वाली चीज थी, एकदम जमीन खिसक गई थी पैरों के नीचे से कि भाई ये क्या पूछ रहे हैं इंग्लिश सेक्शन में। एंड जिंदगी उस के साल 17 पता, साल में किसी ने नहीं बताया इतने फिगर ऑफ स्पीच क्या खतरनाक दे दिया उठा के उन्हें। हाँ, तो उस साल लीगल सेक्शन भी, प्रखर तुझे याद हो तो बहुत लंबा आया था, मतलब अरे पेजेस ही पलटते रह जा रहे थे। हार्ड सी लग रहा था लीगल के अलावा। हाँ, तो एक एक पेज के एक एक क्वेश्चन थे लीगल रीजनिंग के हमारे। तो वहां पे सी अ गुड स्कोर वाज 60। तो 60 पे ही मुझे 100 के आसपास की रैंक मिल गई थी। 61 62 होता तो क्या कहते हैं, आपको डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक मिल जाती है ना। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि व्हाट इज अ गुड स्कोर, देयर इज नो गुड स्कोर, देयर इज अ गुड परसेंटाइल। परसेंटाइल इज 95% या 90%। अब परसेंटाइल क्या होता है कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू योर कंपटीशन। तो 90 परसेंटाइल अगर मैं ला रहा हूँ तो दैट मीन्स आई एम स्कोरिंग मोर देन 90% ऑफ द पीपल हु टुक दैट एग्जाम, है ना। तो अगर आप किसी स्टैंडर्ड कोचिंग के मॉक्स ले रहे हो तो आपके पोर्टल में इन योर एनालिसिस दे शो कि आपकी परसेंटाइल कितनी है। एंड इवन सीएल का मैं पर्सनली बताऊं तो वहां तो सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल भी दे शो कि इस सब्जेक्ट में आपने इतने परसेंट लोगों से बेटर किया, है ना। तो ट्राई टू ले योर एम्फेसिस कि आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क करो, आप अपनी परसेंटाइल पे वर्क करो एंड डोंट रन बिहाइंड आइडियल स्कोर। तो उस कंसेप्ट को थोड़ा निकाल दो दिमाग से कि मुझे अगर 80 आने लगे 150 में से तो हाँ आई एम डूइंग टेरिफिक, या फिर मेरे 65 आ रहे हैं तो आई एम नॉट पुटिंग इनफ एफर्ट। तो अगर 65 आ रहे हैं बट यू आर गेटिंग 95 परसेंटाइल तो यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड अगर 85 आ रहे हैं एंड योर परसेंटाइल इज 80 तो यस यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Sir, and time to be spent on each section approximately. थोड़ा. Okay. Time to be spent on each section. तो ALET has, if I'm not wrong, 30 30 30 30 10 वही वाला ब्रेकअप है ना अभी भी। 150 क्वेश्चंस 120 मार्क्स। 35 है। हाँ सॉरी माय बैड, 35 35 35 35 एंड 10 फॉर मैथ्स, यही है ना। यस Yes, यस। sir. ओके, so you have कितना 120 minutes and you have 150 questions to solve. सर That 90 gives मिनट्स you, सर 90 90 मिनट से भाई 1.5 घंटे का। अच्छा हाँ एलेट में तो 90 मिनट्स लगता है। नाइस, तभी एलेट में टाइम मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, तो यू हैव 90 मिनट्स एंड यू हैव 150 क्वेश्चंस टू सॉल्व। क्लैट में यू हैव 120 मिनट्स एंड यू हैव 150 क्वेश्चंस। क्लैट में पहले 200 होते थे, राइट। तो अगर हमारे पास 90 मिनट्स हैं एंड हमें 150 क्वेश्चंस करने हैं तो दैट इफेक्टिवली लीड्स अस टू कितना टाइम पर क्वेश्चन बताओ, डू योर मैथ। कितने सेकंड्स हैं हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए? इट वुड बी समवेयर अराउंड 40 to 50 seconds, है ना। Yes, sir. तो that's the amount of time you can spend per question. Now ALET is a different strategy game from CLAT क्योंकि टाइम क्रंच यहाँ पे बहुत ज्यादा है। एंड टाइम क्रंच ज्यादा होने से पता है क्या होता है? टाइम क्रंच होने से होती है नर्वसनेस, उससे होती हैं और ज्यादा मिस्टेक्स, उससे होती हैं सिली मिस्टेक्स, उससे लगते हैं तुक्के, उससे पेपर हो नहीं पाता पूरा क्योंकि यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर, है ना। तो एलेट में यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज इवन मोर देन यू स्ट्रेटेजाइज फॉर क्लैट। अब व्हेन आई टॉक अबाउट आइडियल टाइम फॉर अ सेक्शन, तो यू हैव 90 मिनट्स, है ना। तो यू हैव टू ब्रेक इट जुडिशियली। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि
every question carries equal marks and every question is equally important. ठीक है, तो ये पहले दिमाग में बिठाओ कि हर क्वेश्चन एक नंबर का है, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में क्या होता है स्कूल वाले माइंडसेट से कि हम जब तक एक क्वेश्चन नहीं पूरा कर लेंगे हम अगले क्वेश्चन पे नहीं बढ़ेंगे, तो हमें क्वेश्चन छोड़ने की आदत नहीं होती है बिकॉज ऑफ आवर स्कूल माइंडसेट कंडीशनिंग, क्योंकि स्कूल में हमें 100 में से 100 नंबर का पेपर करना होता है। बट यहाँ पे एज आई सेड कि 150 में से अगर आप 60 मार्क्स भी ले आए टफ पेपर में तो यू मेड इट थ्रू द कॉलेज, थ्रू द कॉम्पिटिशन। तो 60 मार्क्स लाना यहाँ पे अपने आप में चैलेंज क्यों है? क्योंकि द सेक्शंस आर टफ एंड द टाइम इज शॉर्ट एंड यू आर मोर ससेप्टेबल टू मेकिंग सिली मिस्टेक्स, है ना। तो कमिंग बैक टू द टाइम थिंग कि कितना टाइम देना चाहिए पर सेक्शन, तो आई वुड से कि क्वेश्चन वाइज ही अपना रखो टाइम, अपना टाइम डिवीजन। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया कि अराउंड 45 सेकेंड यू हैव पर क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि 35 क्वेश्चंस अगर इंग्लिश के करने। नाउ दिस आल्सो डिपेंड्स कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन एंड वीक सेक्शन क्या है। कुछ बच्चों का मैथ्स वीक सेक्शन होता है तो उनको 10 क्वेश्चंस आंसर करने में 10 या 12 मिनट्स लग जाते हैं, है ना। कुछ लोगों का जीके बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वो वाले 35 क्वेश्चन सिर्फ 4-5 मिनट्स में आंसर कर देते हैं, है ना। और एलेट की जीके क्लैट की जीके जैसी नहीं होती जहाँ पैसेजेस आते हैं। एलेट में इट्स लाइक यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर, देयर इज नो गेस वर्क देयर या फिर देयर इज नो रीजनिंग इन्वॉल्व देयर, है ना। तो या तो आपको आंसर आता है या आपको आंसर नहीं आता, यू कांट रियली प्रिडिक्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, 2 ऑप्शंस नैरो डाउन कर लोगे, बट स्टिल एलेट में तुक्के मारना इज अ बिग नो नो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलेट। नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और मुझसे बेटर ये दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आई मिस माई एनएलयू दिल्ली सीट बाय 0.25 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन मैंने गलत कम अटेम्प्ट किया होता तो आई वुड हैव बीन इन एनएलयू दिल्ली 1 साल बचा लिया होता मैंने, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आरजीएनएल। तो आरजीएनएल क्यों गया मैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी फॉर अनदर टाइम। But the point being is, every single question matters, and not just attempting that question and making it correct, leaving a particular question which is there to be left. अब you would say कि what is there to be left? हमें तो सब करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। Some questions are there जो deliberately tough बनाए जाते हैं, deliberately twisted बनाए जाते हैं, deliberately confusing बनाए जाते हैं to waste your time, ताकि आप उस question में फंस जाओ and easy वाले low hanging fruits आप ना पकड़ पाओ। So that's what separates a good aspirant from a better aspirant, है ना। तो टाइम डिवीजन आपको कैसे करना चाहिए? टाइम डिवीजन आपको सेक्शन वाइज करना चाहिए बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। नाउ एलेट में मैं क्या करता था, टू गेट अ इनिशियल बूस्ट आई यूज्ड टू अटेम्प्ट द जीके सेक्शन सबसे पहले, क्योंकि भाई ऑब्वियसली एज आई सेड आता है या नहीं आता है। तो जीके सेक्शन मेरा हो जाता था मैक्सिमम 6 मिनट्स में, 35 क्वेश्चन इन 6 to 7 मिनट्स। अगर बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो 8 मिनट्स एट द मैक्स। 8 मिनट से ऊपर नहीं देने जीके सेक्शन को एलेट की किसी भी हाल में, ठीक है। तो जीके सेक्शन से आप जो टाइम बचाते हो वो यू कैन यूटिलाइज इन योर लीगल सेक्शन या इंग्लिश सेक्शन या रीजनिंग सेक्शन या मैथ सेक्शन, जहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट अपफ्रंट आपको आंसर नहीं मिलता, है ना। तो मैं क्या करता था, मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती थी, आई यूज टू अटेम्प्ट सबसे पहले जीके के क्वेश्चंस, उसके बाद आई यूज टू अटेम्प्ट लीगल जीके के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर पेपर ऑब्जर्व किया हो कि पहले शुरू में वो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, पैराग्राफ बेस्ड प्रिंसिपल वाली रीजनिंग, उसके बाद डायरेक्ट लीगल जीके के क्वेश्चंस होते हैं कि इस साल इस जजमेंट में क्या हुआ या रेशियो क्या Yes. था, है ना। तो लीगल जीके वाले क्वेश्चंस होते हैं अराउंड 10-12 एटलीस्ट आउट ऑफ 35, ज्यादा भी हो सकते हैं। कभी कभी कुछ पेपर्स में मैंने देखा 15-20 तक भी गया है एलेट लीगल जीके पूछने में, है ना। तो सबसे पहले मैं जीके करता था 35 क्वेश्चंस, उसके बाद लेट से 15 क्वेश्चंस ऑफ लीगल जीके। तो ये 50 क्वेश्चंस मेरे 10 मिनट्स में हो जाते थे। तो आर यू सीइंग द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि अगर आपने 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ योर 150 क्वेश्चंस 10 मिनट में कर लिए, यू कंप्लीटेड 1/3 ऑफ योर पेपर इन हाउ मच टाइम, इन अबाउट 10% ऑफ द टाइम। तो दैट गिव्स यू अ मेजर साइकोलॉजिकल रिलीफ कि हाँ मेरे पास अब 2/3 पेपर बचा है एंड 90% टाइम बचा है। तो साइकोलॉजिकली यू प्रिपेयर योर ब्रेन मेंटली कि हाँ नाउ आई कैन डिवाइड माई टाइम अकॉर्डिंगली कि कौन सा सेक्शन टफ है एंड कौन सा सेक्शन को ज्यादा टाइम लगेगा। सी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन एलेट इज इम्प्रोवाइजेशन। नाउ इम्प्रोवाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि एलेट हर साल कुछ नया लेके आता है। तो अगर मैं सोच के जाता कि मैं सबसे पहले लीगल सेक्शन करूंगा एंड मैं लीगल सेक्शन पूरा खत्म करके ही आगे बढ़ूंगा क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है,
और जैसा कि 2018 पेपर में हुआ कि लीगल सेक्शन इतना लेंदी आ गया, तो अगर मैं पूरा लीगल सेक्शन करने बैठता तो मेरा डेफिनेटली कोई ना कोई अदर सेक्शन छूटता जहाँ पे मुझे क्वेश्चंस आते होते और मैं मिस आउट कर जाता, है ना। तो यू नीड टू इम्प्रोवाइज पेपर के अकॉर्डिंगली, हर मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी, मतलब मॉक टेस्ट में उसकी आदत बनाओ टू इम्प्रोवाइज कि पेपर कैसा है। एक बार पलट के देखो पूरा पेपर, या स्क्रॉल करके देखो ऑनलाइन देते हो तो, कि भाई पेपर आया कैसा है, क्या ओवरव्यू। 1 मिनट दो अपने एग्जाम का, सबसे पहला 1 से 2 मिनट पेपर को देखने में कि पेपर आया कैसा है। तो वो 1-2 मिनट यू वुड फील कि यार मैं कुछ नहीं किया उन 2 मिनट में, एंड मेरे साथ वाले बच्चे ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट आप उस साथ वाले बच्चे से 50% आगे ऐसे निकल गए क्योंकि उस साथ वाले बच्चे को नहीं पता कि अब आगे क्या आने वाला है, बट आपको पता है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है ना। अगर जीके बहुत टफ आई है तो जीके में ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करो एंड उसको बाद के लिए रख दो ताकि मोरल ना डाउन हो वहाँ पे, है ना। तो जैसा कि मैंने भी बताया कि these 10 questions you finish in your 50 questions you finish in your 10 minutes। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 80 मिनट्स एंड हमारे पास बचते हैं 100 क्वेश्चन। तो अब थोड़ा डायनेमिक, थोड़ा सा बेटर, कंफर्टेबल लगने लगता है। इसके बाद यू कैन मूव ऑन टू एनी ऑफ योर स्ट्रॉन्ग सेक्शंस। इट माइट बी लीगल फॉर यू, इट माइट बी इंग्लिश फॉर यू, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, है ना। ऑल्सो अनदर प्रो टिप, डोंट लीव मैथ सेक्शन फॉर द लास्ट, क्योंकि लास्ट में पैनिक में गलतियां होती है मैथ्स में। हेलो सर। सर तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग वीक का पैटर्न चलेगा, स्ट्रॉन्ग वीक। डेफिनेटली, मतलब प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको यूटिलाइज करो एंड जो अपनी वीकनेसेस हैं उनको कवर अप करो। क्यों हर आप एग्जाम में चलती है भाई, पेपर को ये एक्सप्लॉइट चीज क्यों हर करना एग्जाम में चाहते होती है। Hello. So I had a like a supplement to this. Like क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब जैसे जो सेक्शंस की लेंदी चीजें हैं वो हम लोग पहले कर ले और बाद में हम लोग नॉर्मल चीजें कर लें, जैसे डेफिनेटली कर आरसी, सकते जैसे इंग्लिश की आरसी है, लॉजिकल की पजल्स हैं, और फिर क्या बोलते हैं लीगल रीजनिंग के लीगल वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग ये पहले कर लेते हैं आधे घंटे, या फिर उसके बाद हम लोग जो मतलब जिसमें टाइम कम लगता है वो करें, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, देख डेफिनेटली ऑब्वियसली है ऐसे ना, कर सकते अप्रोच मेरे हिसाब से तो यही होनी चाहिए, क्योंकि तुमको इजी वाले में भी 1 नंबर ही मिलेगा और टफ वाले में भी करने के बाद 1 नंबर ही मिलेगा। तो हम लोग इजी वाले ज्यादा नंबर क्यों ना ले लें पहले करके। हाँ, तुम्हारे तो टफ जिनको हम, करने के चक्कर में इजी वाले कुर्बान हो जाए तो क्या मतलब बचा फिर। वही एग्जैक्टली नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जैसे जिनको लंबे हम, वाले हैं उनको पहले कर लो, जैसे टाइम बच जाए बाद में। हाँ सी लिसन, जो हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ना हर सेक्शन के, वो हमें पहले पकड़ने हैं। तो जैसे मैंने बताया लीगल सेक्शन में लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं लीगल जीके के क्वेश्चंस, क्योंकि वो जल्दी से हो जाते हैं। वैसे ही हर सेक्शन में लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं हमारे पास। लो हैंगिंग फ्रूट्स आर द इजी क्वेश्चंस जो हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, या जो हमें पता होता है कि हाँ ये तो मैं तुरंत बना लूंगा। तो what a ideal strategy should be to scroll through every section and do easy वाले क्वेश्चन। सी हर क्वेश्चन का 1 मार्क है एंड यू नीड टू सबकॉन्शियसली फिट इट इनटू योर माइंड कि आरसी के आपको 5 क्वेश्चन करने में आपको लगेगा अराउंड 6-7 मिनट्स, लेकिन जीके के आपको 5 क्वेश्चन करने में लगेंगे 40-50 सेकेंड, मैक्सिमम 2 मिनट्स, है ना। तो 2 मिनट्स में वहां पे यू स्कोर्ड 5 मार्क्स, यहाँ पे 5 मिनट्स में यू स्कोर्ड 5 मार्क्स। तो यहाँ पे यू गेन्ड अ टाइम एडवांटेज एंड एलेट इज अ टाइम गेम, है ना। तो टाइम में आपको उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सही आंसर करने हैं, दैट्स व्हाट गेट्स यू अ रैंक। तो जैसा कि आपने स्ट्रैटेजी बताई कि अगर मैं लंबी लंबी चीजें पहले कर लूँ, आरसी पहले कर लूँ, लीगल पहले कर लूँ, दैट कुड बी अ सूटेबल अप्रोच। अगर आपको पता हो कि बाकी का सेक्शन बहुत आसान है एंड आई कैन कीप अ काम पीसफुल माइंड। अगर मेरे 15 मिनट्स में, लास्ट के 15 मिनट्स में 60-70 क्वेश्चंस बचे होंगे, जिसमें जीके होगा, जिसमें लीगल जीके होगा, तो क्या आप उन लास्ट 10-15 मिनट्स में पैनिक तो नहीं कर जाओगे यार सिर्फ 10 मिनट रह गए घड़ी पे, क्योंकि घड़ी आपके पास रहेगी, घड़ी आप देखते रहोगे एंड इट्स नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल फॉर द ह्यूमन ब्रेन टू पैनिक कि भाई 10 मिनट रह गए और मेरे को 60 क्वेश्चन और करने हैं, है ना। तो दैट गिव्स यू कितना टाइम, 10 मिनट इज 600 सेकेंड्स एंड 60 क्वेश्चन, तो आपको 10 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। सी तो 10 सेकंड में एक क्वेश्चन साउंड्स वेरी इंटिमिडेटिंग कि 10 सेकंड हो गए एंड मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। तो आपको ना चाहते हुए भी हो सकता है कि जो थोड़ा सोचने पे याद आ जाता आंसर या फिर वो आप कर लेते, तो आप नहीं कर पाओगे, या तो पैनिक की वजह से, या फिर एंग्जाइटी की वजह से, या फिर ऑब्वियसली टाइम क्रंच की वजह से कि आप मिस आउट कर जाओगे वहाँ पे। तो मेरा पॉइंट है कि पहले जो सबसे इजी वाली चीजें हैं ना वो पकड़ो हर सेक्शन से। जीके पकड़ो, देन लीगल जीके पकड़ो,
देन रीजनिंग में एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो वो डायरेक्टली बन जाते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे डायरेक्शन हो गया, जैसे आपके पैटर्न वाले हो गए क्वेश्चन, है ना, सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन तुरंत एक नज़र में देखते ही बन जाते हैं, बनते हैं या फिर नहीं बनते, उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं कर सकते अपना। इट्स नॉट इन योर कंट्रोल कि हाँ ये मैं कर ही लूंगा डेफिनेटली, अगर कर लोगे तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। अगर आप उसमें 10 मिनट भी लगे रहो, उलझे रहो एक सीरीज वाले क्वेश्चन में, अगर वो आपको स्ट्राइक हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम ऑन इट, क्योंकि वो क्वेश्चन भी 1 मार्क का है एंड उसके बाद वाला भी 1 मार्क का है एंड सारे के सारे 1 मार्क के हैं, है ना। एवरी क्वेश्चन गिव्स यू इक्वल मार्क्स। तो जितना टाइम आप वहाँ उस एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो, आपका कॉम्पिटिशन उतनी देर में 5 कर चुका है। So you need to keep that in mind, and you need to develop a strategy where you catch all the easy questions first. This is a better approach. This is a tried and trusted approach. But if you feel your approach is getting you better results, where you do more RCs पहले या legal reasoning पहले या critical reasoning पहले, and then you leave all the easy things and the time consuming things for the last, and you don't panic, you do them with a calm mind, and you are getting a good accuracy, then sure, go for it. There is no perfect strategy. हर किसी की strategy is up to them. It's customized. So what might work for me might not work for you. What might work for you might not work for me. So you need to identify कि आपके लिए best approach क्या है। मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच रहती है कि पहले इजी वाले क्वेश्चंस कर लो, दैट मेक्स मोर सेंस, दैट टेक्स यू अहेड ऑफ योर कंपटीशन एंड दैट टेक्स यू अहेड इन द टाइम पर्सपेक्टिव आल्सो। तो ये है एलेट का खेल। But I have an additional question to this. Bhaiya, from where to do this current legal GK for IELTS? अभी तो बताया मैंने, करंट वाला सक्सेस बोर्ड के कंपेंडियम्स कर लो, देन उसके अलावा फॉलो योर रेगुलर जीके वाले कंपेंडियम्स, क्योंकि उनमें भी लीगल न्यूज़ कवर होती है। उसके अलावा फॉलो द इम्पोर्टेंट जजमेंट्स। उसके अलावा यू हैव टू डू एलेट के पर्सपेक्टिव से दोज लीगल मैक्सिम्स एंड फ्रेजेस वगैरह, वो भी कई बार पूछ लेता है। इनफैक्ट हर साल ही पूछता है गेस एलेट कुछ ना कुछ लीगल फ्रेज या लीगल मैक्सिम टाइप का एक आध क्वेश्चन तो कवर दैट। अगर नहीं है वो तो बताना, आई विल सेंड सम रिसोर्सेस उसके भी। और उसके अलावा लीगल में क्या पूछता है, जीके में क्या पूछता है सक्सेस बोर्ड के कंपेंडियम लीगल मंथली वाले जो हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 80 to 90% तुम्हारी प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगी लीगल जीके की, अगर तुम हमारे कंपेंडियम्स पढ़ लो तो। और हम लोग 80 to 90% से ज्यादा 100% पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें देख रहे हैं। अच्छा हाँ, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो एलेट अपनी लीगल जीके में पूछता है इज कॉन्स्टी बेस्ड फैक्ट्स, कि इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है या फिर डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में आता है। तो 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्स्टी बेस्ड फैक्ट्स वाले भी होते हैं एलेट, मुझे याद आ गया। तो ये यू नीड टू कवर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड स्टैटिक जीके बुक। इट कुड बी लूसेंट, इट कुड बी अरिहंत, इट कुड बी एनी स्टैटिक जीके की अच्छी बुक। तो उससे आपको लीगल वाला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली कवर करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं एंड कौन से इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स भी कई बार पूछता है कि 62nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, या फिर ये पर्टिकुलर चीज कौन से अमेंडमेंट से आई थी, 52nd से, 73rd से। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हैं कुछ स्टैट्यूट्स के, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के या फिर आपके आईपीसी के। वेरी बहुत कम है उस वो लेके, मोस्टली इट्स आर्टिकल्स, इट्स अमेंडमेंट्स एंड बेसिक चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की। भाई कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है, व्हेन वाज इट ड्राफ्टेड, कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, कितने लोगों ने साइन किया, कब वो अप्रूव हुआ, कब हमारा फ्लैग एग्जिस्टेंस में आया, फ्लैग डे कब होता है। तो ये कॉन्स्टी बेस्ड जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये यू नीड टू हैव इट ऑन योर टोज ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये भी कवर करने। उसके अलावा रीसेंट जजमेंट्स पे काफ़ी एलेट एम्फेसिस देता है, स्पेशली एलेट से 4-5 महीने पहले के जजमेंट्स, तो वो थोड़े अच्छे से करना। मतलब अभी 2020 के जजमेंट्स, आई मीन 2021 के, सॉरी, वो थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस से करना। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जजमेंट हैं वो डेफिनेटली पूछेगा एलेट कुछ ना कुछ, कि उसमें जज कौन था, उसमें कितने जज थे, उसमें उन्होंने क्या डिसीजन दिया, किस रेशियो से डिसीजन दिया। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कवर। तो क्या क्या बता दिया मैंने, सक्सेस बोर्ड का कंपेंडियम, उसके अलावा इंपॉर्टेंट जजमेंट, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड फैक्ट्स एंड उसके अलावा थोड़ा थोड़ा बार एंड बेंच लाइव लॉ से, जैसा अभी मैंने बताया। तो दिस शुड डेफिनेटली कवर 90% से ज़्यादा ऑफ योर एलेट लीगल जीके।
पक्का। भैया, is it same for CLAT? मोस्ट ऑफ इट इज रेलेवेंट फॉर क्लैट, बस अब क्लैट वो नहीं पूछेगा आपसे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड फैक्ट्स या फिर लीगल मैक्सिम्स या लीगल फ्रेजेस, वो कम पूछेगा। क्लैट पूछ सकता है, अभी भी पूछ सकता है, क्योंकि क्लैट इज अ, व्हाट डू आई से, कौन सी अच्छी गाली दूं मैं बट एनीवे, हाँ, तो क्लैट इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। एंड अभी हमारे पास सी एनालाइज करने के लिए सिर्फ एक साल का पैटर्न है 2020 का, एंड यू कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो कि उसने 2020 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो 2021 में भी यही सेम चीजें टेस्ट करेगा इसी सेम मैनर में। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड इवन द वर्स्ट केस सिनेरियो विच कुड बी योर प्रीवियस पैटर्न्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्या क्या ही उखाड़ लोगे क्लैट का या कंसोर्शियम का अगर उसने लीगल फ्रेज या लीगल मैक्सिम पूछ लिया? मुझे ये कहोगे कि आपने पैटर्न चेंज किया था कि आप तो ये नहीं पूछोगे, क्यों पूछ लिया? तो नहीं, वो नहीं कर सकते, आप चैलेंज नहीं कर सकते उसके बाद क्वेश्चन को। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो हाँ, दो जो चीज़ें एलिट के लिए रेलिवेंट हैं वो क्लैट के लिए भी रेलिवेंट हैं, मोस्ट ऑफ देम। एंड क्लैट के लिए यू नीड टू डेवलप थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, बस, दैट्स इट। गुड मॉर्निंग मुझे सर। आज static GK directly, like medieval history or modern history types. अब यार एलेट में 2-4 क्वेश्चन आते हैं हर साल, कई बार होता है एक ही आता है या एक भी नहीं होता, बट कई बार होता है कि 6-7 आ जाते हैं फ्रॉम स्टैटिक जीके। तो इफ यू आर टारगेटिंग एलेट एंड इफ एनएलयू दिल्ली इज योर ड्रीम कॉलेज या फिर यू नीड टू क्रैक एलेट, तो हाँ, यू नीड टू बी कवर्ड ऑन द स्टैटिक जीके फ्रंट। मैंने पियर्सन किससे करी थी स्टैटिक जीके? हाँ, पियर्सन और लूसेंट से करी थी मैंने। तो ये दो अच्छी स्टैटिक जीके की बुक्स हैं, एंड इससे एक बार रीडिंग ले लो इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, क्योंकि ये टॉपिक्स हमने स्कूल में पढ़े हुए हैं। एंशियंट हिस्ट्री हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, देन मिडीवल इंडिया में मुगल्स वगैरह हो गए, सबसे ज्यादा उससे मॉडर्न पहले आता है, आपके क्या? सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री कवर होती है इन दोनों एग्जाम्स में। हाँ, तो एंशियंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री से इक्के दुक्के क्वेश्चन आ गए तो आ गए, वरना यूजुअली नहीं आते। तो इनको एक बार स्टोरी की तरह रीड कर लेना, एंड इनके क्विक नोट्स पॉइंटर्स बना लेना जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इनके। अब मैंने अपने टाइम पे बनाए थे, बट अब वो मिलेंगे नहीं, पता सर नहीं विच कहाँ वाज द होंगे। सेकंड बुक पियर्सन के अलावा? ल्यूसेंट, लूसेंट, उसका लूसेंट पीडीएफ इज भी अ गुड अपलोडेड है उसमें, वो जो मैंने गाइड भेजी है Lucent बोनस। objective या subjective? ये ऑब्जेक्टिव, Okay. ऑब्जेक्टिव। उसका हाँ, पीडीएफ तो अवेलेबल तो है उसमें, वो जो ड्राइव भेजा है बोनस वाला। Okay. उस पे भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया हम पुराने पैटर्न की बुक्स क्यों पढ़े हैं। अरे बाकी सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न तो सेम ही है, क्लैट का ही तो चेंज हुआ है। एंड क्लैट में भी दैट इन्फॉर्मेशन इज स्टिल रेलेवेंट, स्ट्रेटेजी के स्टिल रेलेवेंट, ऐसे थोड़ी कि उसकी वैल्यू एकदम जीरो हो गई है। तो क्लैट ने बोला है कि करंट अफेयर्स पूछेगा, बट क्लैट इतना कमीना है कि वो करंट अफेयर्स में भी स्ट्रेटेजी के पूछ लेता है। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी वर्स्ट केस सिनेरियो। तो ये मत बोलो कि वो बुक्स पुरानी हो गई, बुक्स पुरानी नहीं हुई है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो हाँ, कमिंग बैक टू कि स्ट्रेटेजी के में क्या क्या कवर करना चाहिए, जैसा कि प्रखर ने कहा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आता है आपका, जहाँ से ब्रिटिशर्स ने एंट्री मारी, आपका 1700 में आए थे, आई गेस 1600 में आए थे ब्रिटिशर्स। 1608. हाँ, 1608 में कहाँ पे आए थे? कैलीकट पे आए थे, ठीक है। तो कैलीकट जो पोर्ट था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे। उनसे पहले वास्को डा गामा आया था, 2-3 और फिरंगी आए थे उससे पहले, तो वो सब पढ़ लेना। तो ये सब कभी कभी रैंडमली पूछ लेता है एलेट। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में आपका ये आ जाता है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट आ जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, गांधी एंड वगैरह वगैरह वगैरह, टिल 1947, टिल द क्या कहते हैं उसे, माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान तक जो हिस्ट्री होती है, दैट्स कॉल्ड आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, राइट फ्रॉम 1608। तो ये थोड़ी सी ज्यादा इट्स इंपॉर्टेंट है। 1601 आई गेस। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, मैं क्यों याद रखूं कब आए थे ब्रिटिशर्स, लूट के ही गए साले। एनीवे, तो वो आप लोगों को याद करना है कि वो एग्जैक्ट डेट क्या थी, वो देख द लेना। वर्ल्ड हिस्ट्री उतनी रेलेवेंट नहीं है ना? नहीं यार, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है रेलेवेंट। आई वुड नॉट सजेस्ट टू वेस्ट टाइम ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब वर्ल्ड वॉर देख लेना, वर्ल्ड वॉर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टाइमलाइन देख लेना कि किसके बाद क्या हुआ, पर्ल हार्बर अटैक कैसे हुआ, और वो सब, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कैसे हुआ, कौन कौन से अलाइड पावर्स थे, कौन कौन सी कंट्रीज किस किस साइड पे थी, बस इतना देख लेना। वर्ल्ड वॉर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एंड थोड़ा सा वहाँ पे देख लेना अमेरिकन
हिस्ट्री में क्या चल रहा था, वहाँ पे रेवोल्यूशन चल रहा था, बॉस्टन टी पार्टी वगैरह वाला सीन देख लेना कि वो सब कब हुआ था। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में और क्या देखोगे? वर्ल्ड हिस्ट्री इधर तो कुछ नहीं चल रहा था मिडिल ईस्ट में। भैया डिवीजन ऑफ रशिया, यूएसएसआर बेसिकली। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लेना कि कब हुआ, कब वो वॉल क्रिएट हुई, कब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, बर्लिन वॉल का क्या सीन था, कौन उस समय रशिया का वो था प्रेसिडेंट वगैरह, किसके अंडर हुआ, गोर्बाचेव वगैरह, मिखाइल गोर्बाचेव का जो सीन है, तो वो सब देख लेना। रशिया का थोड़ा मतलब द पॉइंट इज ओवरव्यू ले लो इस चीज का, इसकी इन डेप्थ स्टडी की जरूरत नहीं है। जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्ट्स है ना, सिर्फ वो कवर कर लो, एंड वो लूसेंट जीके से या पियर्सन जीके से अच्छे से कवर हो जाएगी। यू डोंट नीड सर, टू स्टडी आई हैव टेकन पॉलिटिकल साइंस दिस ईयर, तो उसमें ये ब्रीफली कवर्ड है, सो दैट मच इज फाइन, राइट? सेम परफेक्ट, सेम राइट, सेम यार। एब्सोल्युटली फाइन। उसके अलावा देर आर टॉपिक्स लाइक जैसे और कम इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया ज्योग्राफी, तो अब उसने पूछ लिया कि ये वाली कोल माइन बताओ कहाँ पे है। तो दीज आर क्वेश्चंस की इसके लिए आपको भैया बहुत दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ओनली इन इंडिया ना, कि आउटसाइड भी पूछ सकते हैं? नहीं नहीं, ओनली इन इंडिया यार, आउटसाइड ऑफ इंडिया तो यूपीएससी नहीं चल रहा है कि बिल्कुल दे एक्सपेक्ट यू टू बी ब्रेनियक एंड नो हम एवरी इंडिया का ही लिटिल। छांटने की बता रहे हैं, तुम बाहर भी जा रहे हो। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कंडेंस्ड रखो एंड बहुत ज्यादा फोकस्ड रखो ऑन हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। सी, ये आप समझ सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बाय सीइंग पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि यार एलेट में स्पेशली पास्ट ईयर पेपर्स से ट्रेंड्स काफी अच्छे से पता चलते हैं एंड ट्रेंड्स रिपीट होते हैं एलेट में जीके के। तो जिस टाइप के क्वेश्चन एलेट को पूछने पसंद है, देखो एलेट के पेपर्स उठाओ। 2000 जब से भी स्टार्ट हुआ एलेट, 2012-13 जब से भी, तब से लेके आज तक के, एंड उनमें देखो कि कौन से क्वेश्चन स्टैटिक जीके के उसने बार बार पूछे, एंड वो टॉपिक्स आपको कवर करने जरूरी है। उसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया। उसके अलावा क्या होता है स्टैटिक में? अगर भैया साइंस इजराइल बैकग्राउंड के हो तो पैलेस्टाइन, एज अभी उसके अब्राहम अकॉर्ड हुआ, दुबई और हाँ, उसके। सी अगेन अगेन इम्पोर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो चीजें न्यूज में है ना, उससे बेस स्टैटिक आपको अच्छे से आनी चाहिए, एंड दिस वी हैव ट्राइड इन आवर कंपेंडियम्स एज वेल कि अगर कोई करंट अफेयर्स की न्यूज कवर करे तो उससे रिलेटेड हम स्टैटिक भी जरूर कवर करें। तो अगर इसराइल पैलेस्टीन न्यूज में है तो यू शुड नो थोड़ा सा अबाउट देयर हिस्ट्री, डेफिनेटली। हमारे टाइम पे थोड़ा सा ये क्या प्रथा होती थी कि पेपर ये वाला एनएलयू बना रहा है तो इस स्टेट की हिस्ट्री के पूछे जाने के चांसेस हैं, बट अब दैट प्रैक्टिस हैज एंडेड। अब कोई पर्टिकुलर एनएलयू पेपर नहीं बनाता, कंसोर्शियम बनाता है पेपर, तो ऐसा कुछ स्टेट स्पेसिफिक आने की संभावना नहीं है। तो अगेन कमिंग बैक की और ज़्यादा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यू नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड अगेन स्टैटिक जीके में वो वाले कवर करने हैं विच आर करंट अफेयर्स न्यूज़ में ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ठीक है। उसके अलावा क्या स्टैटिक जीके में, अगर साइंस बैकग्राउंड के हो तो साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी स्टैटिक जीके की बुक्स, यू डेफिनेटली नो मोर देन दैट बुक। एंड कॉमर्स वालों का तो ज्ञान किसी काम का नहीं है क्लैट में, तो साइंस का क्या ही बोलूं, 10th तक की साइंस ही आती है वैसे, 11th-12th की साइंस तो नहीं पूछते हो और भैया अभी आर्ट्स भी। वाले का? आर्ट्स आर्ट्स वाले का वालों के तो काफी कम मजे है। ही मजे मजे ही मजे, उनका तो सब कुछ ही आता है। हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी होती है, ज्योग्राफी उन्होंने पढ़ी होती है, पॉलिटिकल साइंस उन्होंने पढ़ी होती है, तो उनके तो मजे ही है। वर्कलोड तो होता नहीं बेचारों के पास, तो बिल्कुल आर्ट्स वाले तो ऐश है ये उनकी। एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे, विद्रो कर देंगे, वर्कलोड नहीं होता इनके पास। अब भाई सच थोड़ी बदल जाता है विद्रोह करने से एनीवे, मैं भी आर्ट्स ही लेता, मतलब इट वाज अ बैड डिसीजन। अगर क्लैट ही आपका एम है तो टेकिंग साइंस इज अ डम चॉइस। आर्ट्स ही लेना चाहिए अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है, तो मेरे स्कूल में थी नहीं एक्चुअली आर्ट्स, से मैंने साइंस ले ली। एनीवे, मूविंग ऑन, और बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ये दृष्टि आईएएस के जो कंसोलिडेशंस होते हैं वो अभी प्रखर सर ने शेयर भी की थी स्क्रीन, और लास्ट टाइम आपने प्रेजी बनाया था उसमें भी था एक आईएएस वेबसाइट सक्सेस बोट मटेरियल और एक मिसलेनियस क्विज भी। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज फॉर आईएएस स्टूडेंट्स एंड each month's consolidation is for divided in two parts, and those two parts are also 300 to 400 pages each. So 1 month is equals to at least 650 pages. So I know that we have to be prepared for the worst scenario, but it does not cover everything. तो इसमें से क्या क्या नहीं लेना है, क्योंकि नेशनल जो है जैसे अभी फिर से किया सर ने पॉलिटी गवर्नेंस और ये साइंस एंड टेक्नो वगैरह, तो उसके बारे में क्या क्या करना है?
गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन कि अब इसमें आप फिल्टर आउट कैसे करोगे आउट ऑफ 600 पेजेस कि आपके लिए क्या रेलिवेंट है एंड क्या इरेलीवेंट है। तो इसमें अगेन यू नीड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि क्लैट में पूछे जाने का लाइक्लीहुड किन चीज़ों का ज़्यादा है। अब दृष्टि IAS would cover a lot of topics which would be relevant from a UPSC perspective, but would not be that relevant from a CLAT perspective. Now, an example of such topics could be a policy change, मतलब कोई नई पॉलिसी आई जैसे कि कुछ भी पॉलिसी हो सकती है, तो एक IAS ऑफिसर को पॉलिसीज पता होनी चाहिए, बट एक क्लैट एस्पिरेंट से क्लैट नहीं एक्सपेक्ट करता कि उसको पॉलिसी की डिटेल्स पता हो एंड उसमें उसकी निटिग्रिटीज पता हो एंड वो कैसे फंक्शन करेगी वो सब पता हो। उसके अलावा अदर एग्जांपल्स कुड बी, अब जैसे बहुत सारे स्टेट बेस्ड इन्वायरमेंट बेस्ड डिसीजन होते रहते हैं कि भाई यहाँ ये कर दो, यहाँ एयरपोर्ट बना दो, या ऐसा वैसा कर दो, तो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC वाला पर्सपेक्टिव, क्योंकि IAS ऑफिसर से लाइक्लीहुड होता है उस चीज का पूछे जाने का। भाई IAS ऑफिसर का काम क्या होता है? IAS ऑफिसर का काम होता है सिटी में डेवलपमेंट करना अपने डिस्ट्रिक्ट में एंड सब कुछ ओवरलुक करना, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखना। तो उस माइंडसेट से सोचो कि क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर को वो न्यूज़ चाहिए होगी, तो हाँ वो IAS के लिए इम्पोर्टेंट है, बट क्या एक लॉ स्टूडेंट को, एक अपकमिंग लॉयर को वो न्यूज़ की नॉलेज कितनी एक्सटेंट तक होनी चाहिए एंड क्लैट उसको कितने हद तक वो कर सकता है आपके लिए एक्सप्लॉइट। तो वहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप की न्यूज़ आपको कवर करनी है एंड मोर ओवर अपने थोड़े पेपर्स को, क्या कहते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो कि क्लैट किस तरीके के करंट अफेयर्स को टारगेट करता है। यू माइट से पैटर्न चेंज हो गया, आई एग्री पैटर्न चेंज हो गया, पर क्लैट का माइंडसेट अभी भी करंट अफेयर्स टेस्ट करने का वही स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स पूछ लिए, या फिर आपके कभी कभी इन्वायरमेंट वाले पूछ लिए, या फिर नेशनल न्यूज़ पूछता है। अब वो सब नहीं पूछता जैसे थिंग्स लाइक ऑबिचुअरी की कौन कब मर गया। अब हर महीने यू वुड सी, अगर आप अफेयर्स क्लाउड या ये सब स्टैंडर्ड जीके वाले सोर्सेस के कंपेनियंस देखोगे तो 4 5 6 7 पेज होते हैं कि ये लोग मर गए इस महीने, है ना। तो दैट इज एब्सोल्युटली वर्थलेस फॉर क्लैट। तो मैंने कभी नहीं देखा कि भाई ये बंदा मर गया और क्लैट ने पूछा कि हाँ ये बंदा कौन था। बहुत रेयरली ऐसा हुआ है, मतलब हुआ होगा, बट यूजुअली सच टाइप ऑफ न्यूज़ कि ये लोग मर गए, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता अनलेस दैट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अब नरेंद्र मोदी मर जाए तो वो दैट्स अ बिग न्यूज़, बट इतनी अच्छी हमारी किस्मत नहीं है। एनीवे, बट अगर ये छोटे मोटे लोग मरते रहते हैं, ऑब्वियसली एवरी लाइफ इज प्रेशियस, बट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव कि less significant personalities when they die every month, those news are not relevant for your CLAT perspective or for law entrance perspective, है ना। एंड whereas जो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ होती हैं, कोई नई नेशनल स्कीम वगैरह आती है, तो इस टाइप की न्यूज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्सपेक्टिव। अगेन इंटरनेशनल न्यूज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि अब क्लैट और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो गया तो देयर इज मोर लाइक्लीहुड कि वो फॉरेन न्यूज़पेपर्स से, जैसे टेलीग्राफ हो गया या फिर आपका न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, तो इनसे डायरेक्टली आर्टिकल्स उठा सकता है वो, रादर देन जस्ट गोइंग टू हिंदू या फिर ट्रिब्यून या फिर आपका इंडियन एक्सप्रेस। तो इंटरनेशनल न्यूज़ की सिग्निफिकेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनको अच्छे से करना। एंड मोर ओवर कोविड रिलेटेड जो न्यूज़ होंगी उनको थोड़ा सा बेटर करना कि कोविड रिलेटेड कौन कंट्री क्या कैसा कर रही है, कौन सी वैक्सीन रिलेटेड न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली कोविड इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक। तो कोविड रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो अच्छे से कवर करना कि किस कंट्री में कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाए, अब कौन सी कंट्री है जो सबसे पहले कोविड फ्री हो गई, जैसे न्यूजीलैंड का एग्जांपल हो गया, उन्होंने क्या मॉडल इंप्लीमेंट किया। तो ये सब चीज़ें यू नीड टू नो। तो समझो क्लैट के माइंडसेट को कि क्या चीज़ें न्यूज़ में है एंड क्या एक अपकमिंग लॉ स्टूडेंट से पूछ सकता है क्लैट, है ना। देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि उन 600 पेजेस में से कौन से 200 पेजेस आपके लिए रेलिवेंट है। तो हाँ, पढ़ने तो 600 के 600 पढ़ेंगे, बट यू नीड टू जॉट डाउन द इम्पोर्टेंट 200 न्यूज पीस जो आपके लिए रेलिवेंट है। दैट्स हाउ सर इट तो इज। वो इंडेक्स से ही मार्क कर सकते हैं ना, इंडेक्स की जो हेडलाइंस हैं वो पढ़ के मेन में। प्रखर ने इंडेक्स खोल दिया, चलो मैं बताता हूँ इसमें। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस खोला है प्रखर ने, तो इसमें द फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन बिल। तो अगर कोई नया बिल आता है, दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्लैट पर्सपेक्टिव। द डिटेल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक बिल आया एंड उसकी थोड़ी सी बेसिक्स उसके अराउंड की आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे उस थोड़े टाइम पहले ट्रांसजेंडर बिल आया था, उसके पहले थोड़ा आपका सरोगेसी बिल आया था, मेटर्निटी लीव वाला बिल आया था। तो ये जो नई नई चीजें, नए नए बिल्स, नए नए लॉज आते हैं, ये एक अपकमिंग लॉ स्टूडेंट को पता होने चाहिए, है ना। तो ये क्लैट पूछ सकता है कि भाई आर्बिट्रेशन एंड
कंसिलिएशन बिल 2021 ने किस स्टैट्यूट को रिप्लेस किया, किस एग्जिस्टिंग लॉ को रिप्लेस किया, या फिर ये बिल पार्लियामेंट में किसने मूव किया, या फिर इसको कितनी मेजोरिटी से आपको सपोर्ट मिला, या कौन से हाउस ने इसको रेजिस्ट किया, थिंग्स लाइक दैट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है लेटरल एंट्री इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब ये देखो बहुत ब्रॉड टॉपिक है कि लेटरल एंट्री इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैसे होगी। तो इसका जो बिल्कुल हाईलाइट ऊपर की जो हेडिंग होगी बस आपके लिए वो रेलिवेंट है कि लेटरल एंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऐसे ऐसे होगी, पहले ऐसे होती थी अब ऐसे होगी, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ओडिशा बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अब ये तब तक रेलिवेंट नहीं है जब तक इट डज नॉट बिकम एन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो उड़ीसा के बॉर्डर पे क्या चल रहा है, अगर वो कोई छोटा सा इशू है रिलेटेड टू अ ट्राइबल थिंग या फिर अ नक्सली थिंग, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट पर्सपेक्टिव, है ना। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज चल रही है, कुछ इलीगल काम चल रहा है, या द नक्सलियों ने 200 लोग मार दिए, तो दैट बिकम्स अ नेशनल इंपॉर्टेंस न्यूज। तो उसको आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। नेशनल कोल इंडेक्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भाई क्यों पड़ेगा क्लैट एस्पिरेंट की कोल इंडेक्स क्या है और इंडिया कितना कोल बना रहा है एंड कितनी कोल में रैंक है। तो दीज आर थिंग्स विच आर नॉट वेरी रेलिवेंट। अब डिसेबिलिटी एंड फैसिलिटी ऑफ अ स्क्राइब, सुप्रीम कोर्ट। अब नाउ दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट लीगल जीके क्वेश्चन। स्क्राइब क्या होता है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके बिहाफ पे जो एग्जाम लिखते हैं उनको हम स्क्राइब कहते हैं। तो अगर ये कोई नई चीज है, जो पहली बार कोई नया मूव है ये सुप्रीम कोर्ट का, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर एलेट और क्लैट पर्सपेक्टिव। तो ये आपको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा था मैटर इसका, एंड क्या इस पे डिसीजन आया कि स्क्राइब मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्क्राइब वालों को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या कम टाइम मिलेगा, उनके मार्क्स वगैरह का क्राइटेरिया कैसे रहेगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट आता है जैसे डिसेबिलिटी, लो कन्विक्शन रेट अंडर यूएपीए एक्ट। तो यूएपीए एक्ट तब रेलिवेंट था जब हमारा संजय दत्त वाला सीन चल रहा था एंड टाडा और यूएपीए हो गया। तो इसमें लो कन्विक्शन रेट हो रहा है, तो बस ये देख लो कि कितना था पहले रेट, अब कितना रह गया। इसके अलावा नथिंग इज इम्पोर्टेंट। मतलब ये नहीं कि आपको वो पूछेगा कि यूएपीए के प्रोविजंस क्या हैं, या यूएपीए में होता क्या है, या कौन कौन लोग कन्विक्ट हुए थे, नहीं, दैट्स नॉट रेलिवेंट। जस्ट फोकस ऑन द हाईलाइट ऑफ द न्यूज की एंड उसमें हुआ क्या। अब सेडिशन लॉ इज अपने आप में कितना ब्रॉड टॉपिक। सेडिशन इज व्हेन यू इंसाइट हेट्रेड टुवर्ड्स एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट या स्टेट। तो अगर आप स्टेट के अगेंस्ट कुछ बात कहते हो एंड दैट माइट थ्रेटन द सॉवरेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ओवरथ्रो हो सकती है गवर्नमेंट या हेट्रेड इंसाइट हो सकती है लोगों में, तो दैट्स कॉल्ड सेडिशन। तो सेडिशन लॉ अभी कंट्री में कौन सा है, अभी उसके क्या सेक्शन है, एंड क्या उसमें कोई नया अमेंडमेंट आ रहा है या चेंज आ रहा है, तो इतना यू कैन स्टडी। तो द पॉइंट इज यू हैव टू कवर एवरीथिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसमें कितनी डेप्थ में जाने की जरूरत है। तो छोड़ आप कुछ नहीं सकते, बहुत कम चीजें छोड़ सकते हो। अब जैसे ये 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन रिसोर्स एलोकेशन, ये आप छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस आर नॉट वेरी रेलिवेंट। अब अगर ये बजट होता आपका कि बजट में कितना रिसोर्स एलोकेशन है किस सेक्टर को, दैट वुड हैव बीन इम्पोर्टेंट। बट 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि फाइनेंस कमीशन पहले रिपोर्ट देगा, फिर उस पर कमेटी बनेगी, फिर वो कमेटी डेलिब्रेट करेगी, फिर वो कमेटी वापस भेजेगी फाइनेंस कमीशन को, फिर फाइनेंस कमीशन रिकंसिडर करेगा, फिर वो बजटिंग कमेटी को भेजेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर का बजट बनेगा। तो ये तो 4 स्टेप पहले की चीज है। अब ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि उसको फाइनेंस कमीशन की वर्किंग पता होनी चाहिए, उसकी रिकमेंडेशंस की वो समझनी चाहिए, उसको सिग्निफिकेंस की कौन सा रिकमेंडेशन क्यों दिया गया एंड उसके पीछे की रीजनिंग क्या थी, उससे इकोनॉमी को कैसे फायदा होगा। बट एज अ क्लैट एस्पिरेंट, क्लैट डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू हैव दैट लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसलिए फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना। अब इसके बाद मुझे एक टॉपिक दिख रहा है, राइट टू प्राइवेसी एंड लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। तो इस टाइप के टॉपिक्स जो होते हैं, इस टाइप के टॉपिक्स बहुत पसंद होते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स को। अब राइट टू प्राइवेसी पे हमारा वो आया था, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुट्टा स्वामी जजमेंट था, केएस पुट्टा स्वामी, है ना प्रखर। वही तो। तो इस पे इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, फुल बेंच बैठी थी, या फिर पता नहीं, आई गेस नहीं, मोर देन 5 जजेस की बेंच थी, 9 थी शायद, है ना। 9 थी, 13 तो नहीं 9 थी, हाईएस्ट तो नहीं थी। 13 तो केशवानंद भारती में थी, बट हाँ
तो काफी लाइमलाइट में था ये केस एंड काफी सारी नई चीजें आई, राइट टू प्राइवेसी ऐड हुआ एज अ फंडामेंटल राइट। तो आई गेस जिस साल हुआ था उस साल हर एंट्रेंस एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। तो अगर इसमें अभी कोई नई चीज आई है राइट टू प्राइवेसी में एंड लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट में, तो यू नीड टू नो कि हाँ ये क्या नया आया है। अब इसमें राइट टू प्राइवेसी में वो आपको पूछ सकता है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से फंडामेंटल राइट के अंडर आता है, या फिर कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, या फिर किस जजमेंट के थ्रू राइट टू प्राइवेसी इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, या फिर आपका सबसे पहला केस कौन सा था राइट टू प्राइवेसी का, है ना। तो दीज थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट राइट टू प्राइवेसी, द बेसिक्स। तो क्लैरिटी ये आपसे पूछ सकता है। अब उसके सर अलावा एक आध और चीज बता देता हूँ मैं। भारत पर जीवन जल, these are not important topics. अब जैसे regulations on FCRA contributions हैं, these are not important topics. These are important for UPSC aspirants, but not for you. अब सर अब जैसे नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में फिजिक्स का फर्स्ट हाफ जो है वो ब्लैक होल के लिए था, तो ब्लैक होल के बारे में स्टैटिक के लिए कंसोलिडेशन में 1-2 पेजेस का डिस्क्रिप्शन है, तो वो उतना नहीं है ना, सिर्फ बेसिक ऊपर ऊपर सरफेस में कि किसने डिस्कवर किया एंड क्या नई डिस्कवरी थी, बस उतना। कैसे डिस्कवर किया, कौन से इक्विपमेंट यूज किए, उससे पहले की डेवलपमेंट क्या थी, नहीं, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन। वो अब आई गेस थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि कैसे टॉपिक्स चूज करने हैं, किस टॉपिक में कितनी डेप्थ में जाना है ना। एंड वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ लगता जाता है अपने आप। यू नीड टू डेवलप योर क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स उस तरीके से कि क्लैट आपसे क्या पूछ सकता है एंड किस टॉपिक में आपको कितनी डेप्थ में जाना है। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने कि किस टॉपिक को किस माइंडसेट से अप्रोच करना है ना। चलो नेक्स्ट। सर भैया हाँ जी। हाँ, मुझे ये critical पूछना था भैया कि अभी 4th मई से हमारे बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल से टाइम कैसे डिवाइड करना चाहिए, और हमें क्लैट को कितना टाइम देना चाहिए और बोर्ड्स को कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में अब काफी कम दिन बचे हैं। ये प्रखर बताएगा। अच्छा, तो कब से है? 4th मई से, है ना। तो सबसे पहला पेपर कौन सा है 4th मई को? इंग्लिश। both ICC and CBSE as English first. अच्छा, और डेट भी सेम है दोनों की? हाँ, दोनों की सेम है। मतलब हमारी ISC का इट्स लिटरेचर पेपर एंड CBSE has one paper only. और एंड डेट्स क्या हैं दोनों के, ICSE और CBSE? ICSE के इट्स 10th 18th जून। June. ICC is 18th. I mean ISC. 18th जून। June. Science CBSE it's 8th. अच्छा, तो बेसिकली अपने पास एक महीना पूरा का पूरा अपना बोर्ड्स में तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो बात यह है कि अभी क्या डेट हो गई आज? आज है 12th, ठीक। तो हम लोग अपने बोर्ड्स के लिए, अपने बोर्ड्स में और अपन को हर पेपर के पहले कितना टाइम है? अच्छे खासा ब्रेक तो हो गई। भैया मेरे को अबाउट 10-20 डेज का भी ब्रेक मिला है पेपर्स के पहले। तो हम उनके बीच में भी पढ़ाई कर सकते हैं ना उन पेपर्स की। मतलब आप अभी, अगर मैं करंट स्टेज की बात करूं, तो आप ऐसे स्टेज पे तो अगर हो कि मैंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है बोर्ड्स का, तो बिल्कुल आप बेवकूफ हो, ठीक है। आपने साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना। यू शुड हैव बीन इन द रिवीजन स्टेट अभी, ठीक है। रिवीजन स्टेट जो है उसके लिए हम वो वाला टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं जो भी बीच का है, ठीक है। तो पढ़ने वाला टाइम अभी बचा हुआ है कि तुम लोगों का, कि बोर्ड की अभी तैयारी करनी हो चाहिए? नहीं, इट्स रिवीजन फेज। नहीं सर, रिविजन ही। और बाकी जितने भी 12th वाले हैं? जी भैया रिवीजन। ठीक है। अब जैसे मैं May 4th का पहला पेपर देखूं जो कि है इंग्लिश, ठीक। May 4th को अगर मुझे इंग्लिश देना है, तो कैन आई अज्यूम दैट यू गाइस कैन रिवाइज इंग्लिश इन एटलीस्ट 2-3 डेज मैक्सिमम? 2 से 3 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो इंग्लिश? हाँ, 3 दिन यस चाहिए। यस। तो 1st में इज योर लास्ट डेट जब आप क्लैट को छोड़ोगे, ठीक है। क्लैट को थोड़ा सा ऑफलोड करोगे, ठीक। 1st में तक आपका पूरा फोकस रहेगा क्लैट पे, और 20% फोकस या 10% फोकस रहेगा बोर्ड्स पे, ठीक है। जो प्लान अभी बता रहा हूँ एग्जैक्ट वैसे फॉलो कर लोगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट का इश्यूज नहीं होगा। जो मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। आज क्या हो गई? 12th अप्रैल। 12th अप्रैल से 1st मई तक अपने पास ऑलमोस्ट 19-20 दिन है,
ठीक है, 20 दिन आप अगर ये वाले अच्छे से क्लैट को दे दोगे ना पूरा फुल फ्लेज, बोर्ड के बारे में सोचो ही मत, केवल 10 से 20% दिन का, मतलब 1 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा बोर्ड्स को दो, ताकि आपका वहां से फ्लो ना टूट जाए। ठीक है, अब आपको लगेगा डिटैच होने में कि यार बाकी सब लोग तो, मेरे दोस्त तो पढ़ ही रहे हैं बोर्ड्स के, ये वो, लेकिन हमको बिगर पिक्चर देखनी। ठीक है, तो अभी आप 10 से 20% एफर्ट लगाओ टिल 1 मई से आप चालू कर दोगे 2 मई से अपना इंग्लिश का रिवीजन, दोनों बोर्ड्स, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों, इंग्लिश आपकी चालू होगी। अब बीच का जितना भी टाइम मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पेपर को इतने दिन में रिवाइज कर लूंगा, यू कैन स्विच टू क्लैट एनी टाइम। बीच में स्विच टू क्लैट मतलब कंप्लीटली 100% नहीं, 80% क्लैट आप बीच में कभी भी अपने मन से लेके आ सकते हो। ठीक है, कोई बोर्ड का टाइम टेबल भेजेगा मुझे जल्दी से ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, 2 मिनट में भेज दो। Also important thing to note while giving a board exam, मतलब during your board exam वाला phase, don't lose touch with current affairs, क्योंकि मई की current affairs काफी ज्यादा important है। एंड आई नो मई में सबके एग्जाम्स चल रहे होंगे, बट कोशिश करना यार एटलीस्ट रोज की करंट अफेयर्स न्यूज कवर कर लो मई में, क्योंकि वो फिर 2-4 दिन बचेंगे अगर पूरे मई की करने में हो तो वो थोड़ा हेक्टिक लगेगा, क्योंकि पुराना भी सारा रिवाइज करना होगा। तो करंट अफेयर से टच मत छोड़ो। ये सीबीएसई है ना, ये जो भेजा है, आईसीएसई वाला भी भेज दो। आईसीएसई 10th तक होता है बाबू, उसके बाद आईएससी होता है। अरे जो भी है, तू शब्दों पर ध्यान मत दे। सीबीएसई वाले नहीं समझोगे टुच लोग। हाँ ठीक है, नहीं समझे तो स्क्रीन दिख रही है सबको? दिख रही है? बोलते नहीं हो एक तो तुम लोग। दिख रही है, यस दिख रही भैया। है, चेक कर। ठीक, तो 4th में को तुम्हारा पहला पेपर दिख रहा है, उसके बाद 5th को है, तो ये सब तो हिंदुस्तानी म्यूजिक व्यूजिक तो नहीं लगता किसी ने लिया होगा। फिर पी का पेपर दिख रहा है मुझे यहाँ पे 8 तारीख को। ऑनेस्टली स्पीकिंग पी केवल 2 दिन में रिवाइज हो जाएगा। 2 दिन भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। 60 मैं बैठा था, मैं हमारा भी, अगर मैं मान लो कि 8 तारीख को पी का पेपर देने बैठा हूँ, तो मैं तो आधे दिन। हाँ, तो मैं बैठा था 7 तारीख पूरा मैंने दिया एक दिन पहले, और मेरे, तुम विश्वास नहीं करोगे, 100 आया पूरे पी में। एक दिन पहले पूरा पी निपटा दिया, क्योंकि मुझे पता था इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब जैसे ये अपना 4 के बाद केवल 7 तारीख को अपन को उठाना है, तो बीच में 3 दिन अपने क्लैट के निकल आए। ऐसे ही 10-20 यहाँ पे और पता, बिजनेस स्टडीज का पेपर है, फिर अगर मैं तो कॉमर्स वाले देख रहा हूँ, सॉरी फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो जैसे बीच में 10th मई का पेपर है, तो अब पी के बाद हमको पता है कि बिजनेस में टाइम लगेगा अपन को थोड़ा सा, ठीक है, 2 दिन लग सकते हैं, तो हम बीच में 2 दिन 8, 9, 10, 8 तारीख भी निकल सकती है पूरी, 8, 9 और 10, 12 का है ना, नहीं 8 और 9, 2 दिन निकल जाएंगे अपने क्लैट के वापस बीच में से। 9 और 10 को हम फिर से बिजनेस स्टडीज को रिवाइज कर सकते हैं। अब तुमको लगता है कि मुझे 3 दिन लगेगी, तो वहां से 1 दिन हटा दो और माइनस कर दो, बेसिकली तुम्हारी कैलकुलेशन के ऊपर है। अब यहाँ जैसे मुझे अकाउंटेंसी दिख रहा है, तो भैया पूरे 5 दिन अकाउंट्स करो, मैं नहीं बोल रहा बीच में से अकाउंट्स में से हटाओ, तुम्हारे नंबर यहीं गिरेंगे। अकाउंट्स पूरे 12 से लेके 17 तक अकाउंट्स पढ़ना, उसके बाद मुझे उसके नीचे केमिस्ट्री, अरे 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 रुको भाई, केमिस्ट्री था उसके नीचे यार, मैंने स्किप कर दिया उसको। तो केमिस्ट्री के लिए 3-4 दिन निकाल देना। उससे पहले मेजर पेपर मुझे पीएचई दिख रहा है, तो केमिस्ट्री से पहले आपके पास 8th से लेके 18 तक का टाइम है ना। तो 10 दिन बहुत होते हैं केमिस्ट्री के लिए। इनफैक्ट 3 दिन में हो सकती है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। 4 दिन भी मान लो तो 4 दिन काफी है, मतलब 14 तक तुम 8 तारीख से क्लैट पढ़ सकते हो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक हफ्ता पूरा क्लैट के लिए निकल आया है ना। ठीक है, अब तुमको देखो बेसिकली, अब मैं सारा सब कुछ नहीं बताने वाला, बट मुझे ये पता है कि 4 तारीख से मेरे पेपर चालू हो रहे हैं। कहाँ खत्म हो रहे हैं? 8, शायद 8 जून। कोई हिस्ट्री का पेपर दिख रहा है 10 तारीख का मुझे, पर उसके बाद तो नहीं दिख रहा शायद कुछ खास। 10th कैन बी द लास्ट डेट। अब मुझे ये पता है कि मुझे इतना सारा टाइम मिल रहा है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, और एक्स्ट्रा टाइम है बोर्ड्स के हिसाब से। तुम्हें, अगर तुम एज अ क्लैट एस्पिरेंट देखो, तो एक्स्ट्रा टाइम मिला है तुम्हें, इतनी जरूरत नहीं है तुम्हें बोर्ड की तैयारी करने की। अब बीच में ऐसे सोचो ना, बोर्ड्स की तैयारी के लिए तुम प्री बोर्ड दे चुके हो, फिर कुछ स्कूल्स में सेकंड प्री बोर्ड भी होता है, तो 2 बार प्री बोर्ड दे चुके हो, एंड उसके बाद कोचिंग्स वगैरह अगर कर रहे हो तो वहां पे सिलेबस 2-2 बार कवर कर चुके हो, अपने एंड पे सिलेबस 1 बार कवर कर चुके हो। बट उधर तुम पैरेलल क्लैट का देखो, क्लैट में तुम सब कुछ कवर कर चुके हो क्या? 100% ओवर है? 100% तो तुम कह ही नहीं सकते, क्योंकि मई के करंट अफेयर्स अभी पूरे हैं ही नहीं, है ना। तो वहां पे तुम्हारी प्रेपरेशन अभी अधूरी है, जबकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन तुम 2 बार कर चुके हो, तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड।
क्योंकि भाई तुम्हें अल्टीमेटली देखो ना यार कि आफ्टर जून तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कॉलेज जाना है या तुम्हें बोर्ड की परसेंटेज लेके बैठना है। तो दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर 95-96% भी आ गई और कॉलेज नहीं मिला तो यू आर अ लूजर। एंड अगर तुम्हें एनएलएस नालसार या टॉप 10 एनएलयूज मिल जाते हैं एंड तुम्हारी परसेंटेज इज स्टिल अबव 80 तो यस यू आर अ चैंपियन भाई। कोई नहीं, घंटा नहीं फर्क पड़ती 12th की परसेंटेज, कहीं काम नहीं आती। डेट ऑफ बर्थ में भी 10th तक की मार्कशीट लगती है, तो बिल्कुल औकात है ही नहीं 12th के मार्क्स की, अनलेस यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन डीयू कॉलेजेस या फिर अदर स्टेट कॉलेजेस जो परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। तो अनलेस वो वाले प्लान्स हैं बिल्कुल 99 परसेंटाइल लाने वाले या परसेंट लाने वाले, तो थोड़ा सा बैक सीट पे रख लो 12th की बोर्ड्स की परसेंटेज को। तो 80% भी लाओगे और अच्छे कॉलेज पहुंच जाओगे तो दैट्स अ गुड थिंग। 70% भी लाओगे अच्छे कॉलेज पहुंच जाओगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्लैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50%। उतने गए गुजरा तुम में से कोई नहीं है कि 50% भी ना ला पाए। अगर हो तो भाई पहले वो सिक्योर कर लो, ड्रॉप लेना है फ्लैट के लिए। तो इसमें सर नलसार में एक मिनट में सर कंप्लीट कर लो, उसके नलसार बाद करते हैं। या ठीक है, इसमें बॉटम लाइन ये है, हम बोलना क्या चाह रहे थे दिन से कि आपको अपने 5-6 सब्जेक्ट्स पूरे पूरे पता है कि मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, उनकी ये डेट्स है। अब आपको बैठ के बस 10 मिनट का काम है कि ये डिवाइस आउट करना है कि मुझे हर सब्जेक्ट को रिवाइज करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला अकाउंटेंसी में लगते हैं प्रॉपर 5 दिन, अच्छे से जाएगा पूरा। बिजनेस में तुम्हें 2 दिन लगेंगे, फिजिकल एजुकेशन में 1 दिन लगेगा। ये मैं थोड़ी बताऊंगा, ये तुम खुद देखोगे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किसमें कितना मैं पढ़ चुका हूँ, अभी तक पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हें देखना है कि अब तुम्हारा क्या बन गया। तुम्हारा एक तो ये बन गया कि ये मेरे प्रॉपर 4th से लेके 10th में तक के ये मेरे रिवीजन डेज हैं और ये मेरे क्लैट को देने वाले दिन है। ये तुम्हें प्लान आउट करना है, मुझे थोड़ी करना है। तो प्लान कैसे करना है वो मैंने बता दिया यहाँ पे। तो आई बिलीव दिस पर्टिकुलर थिंग सॉल्व्स एवरीवन्स डाउट्स। बोर्ड्स वाले सारे सेटिस्फाइड है इस चीज जो बताया? बोर्ड्स वाले कहाँ गए? ना सर, बोर्ड वाले तो मेरे सर ये नलसार में या कुछ टॉप कॉलेजेस में एरिया मार्क्स कितने लेके आना है? क्या लाना? समझा नहीं मैं, एरिया मार्क्स क्या? आई मीन लाइक मार्क्स टॉप स्कोर। मतलब नालसार के लिए कितना स्कोर चाहिए आपको क्लैट में? दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग? हाँ हाँ। अरे यार इतनी लंबी रामायण में हर बार बताता हूँ स्कोर की, तुम लोग सुनते नहीं हो क्या? 250 चाहिए। रैंक, अगर रैंक पूछो कट ऑफ रैंक तो 250 नहीं भाई, 250 ज्यादा हो गया। मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ। क्या स्कोर? 250 स्कोर? हाँ भाई 250 की तैयारी करो तब जाके तुम नालसार में। वैसे भी स्कोर तो है यार, वो सीधी भाषा कितनी बार बता। हाँ, तो अगर यू आर आस्किंग कि कट ऑफ रैंक कितनी होती है तो वो मैं बता सकता हूँ कि पहले 120 सीट्स थी, अब सीट्स हमारी 180 हो गई हैं। तो यू हैव 180 सीट्स फॉर नालसार। इससे पहले एनएलएस की आई गेस उतनी है या बढ़ गई है प्रखर सीट एनएलएस की? एनएलएस की उतनी है। एनएलएस की उतनी है, तो एनएलएस की 70 सीटों के बाद एनएलएस की 60-70 सीट्स के बाद अगली जो 150-180 सीट्स हैं वो नालसार वालों को जाती हैं, उसके बाद एनयूजीएस वालों। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नालसार को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं अपार्ट फ्रॉम एनएलएस को सेकंड पे रखते हैं, स्मार्ट लोग कहते हैं उनको। हाँ बट या यही है हिसाब किताब। एनएलएस के लिए यू नीड टू बी अमंग द टॉप 200 टॉप 220 पीपल आउट ऑफ जितने भी देंगे 80,000। तो निकाल लो परसेंटेज, कितने परसेंट लोगों को पीछे छोड़ना है। सर बोलो आस्था। सर क्रिटिकल रीजनिंग में मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रही हूँ फिर भी, तो क्या करना चाहिए अभी? पहले बताओ मार्क्स लूज आउट कहाँ हो रहे हैं? सर इंफ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पे, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग पे प्रैक्टिस कर रही हूँ बट इम्प्रूव नहीं हो रहा है। फिर मे बी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी आपकी लैकिंग है, तभी स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा। क्योंकि प्रैक्टिस आप कर रहे हो बट प्रैक्टिस प्रोबेबली राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन सही होते हैं जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो? सर आधे मतलब सही होते हैं और आधे गलत होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा सही हो रहे हैं, जितने गलत होते हैं उतने ही सही होते हैं। तो यहाँ पे यू नीड टू आइडेंटिफाई कि अप्रोच कहाँ पे गलत जा रही है। अब दिस इज अ प्रॉपर टॉपिक इन इटसेल्फ कि इन्फ्रेंस बेस्ड कैसे करने हैं,
स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट कैसे करने हैं, assumption कंक्लूजन कैसे करने हैं। तो आई लास्ट तनीषा, अगर वो पॉसिबल हो पाया कि इन टॉपिक्स पे एक सेशन ले ले तनीषा, तो देन विल डेफिनेटली अलॉट अ सेशन फॉर यू गाइस क्रिटिकल रीजनिंग के लिए वेरी सून। बट अगर नहीं हो पाता आरसी पे भी एक सेशन हो जाएगा, बुरा ना बता दे। हाँ, आरसी में भी कई बच्चों को दिक्कत आती है एंड चैट बॉक्स में भी देखा आ रही है, तो आरसी पे एक सर सेशन वही का करते हैं। हाँ क्रिटिकल में जैसे उसमें भी तो मेन आइडिया दोनों में रहते ही हैं, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग भी दोनों में रहते ही हैं, तो दोनों में सेम ही प्रॉब्लम हो रही है। आई अंडरस्टैंड। तो पैरेलल चीज है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड दिक्कत है वो। यू आर नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग द आइडिया करेक्टली या यू आर नॉट बीइंग एबल टू गेट द राइट अप्रोच टू इट। तो वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी गाइड करके प्रैक्टिस क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे करके ही मैं बता पाऊंगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू ऐसे ही कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में ये कर लो तो सारे सही होने लगेंगे, स्ट्रॉन्ग वीक में ये कर लो तो सारे सही होने लगेंगे, बिकॉज वो मुझे समझाना पड़ेगा क्वेश्चन सामने रख के। तो ठीक है, इसके लिए सेशन शेड्यूल करवाते हैं जल्दी ही। नोटेड। और बताओ। तो सर ये सेक्शनल डाउट क्लियरेंस सेशंस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मेन नॉलेज पे ही फोकस करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स तो मतलब हो गई 2-3 सेशन उसके लिए। तो जान ले लो हम लोगों की, है ना, सब चीज ले लो, 750 में पूरी कोचिंग ही पढ़ा दे। पर ठीक है, चलो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा डेफिनेटली रखवाएंगे सेशंस, नॉलेज बेस्ड वाले भी, क्रिटिकल के भी, आरसी के भी। एंड और कोई दिक्कत है जो कॉमन डाउट है बहुत ज्यादा बच्चों को, वो भी ठीक है। प्रखर अग्रवाल बोल रहा है 45 मिनट से हैंड रेस किया हुआ। किसने? बता दे भाई। यस सर, मैंने। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मॉक्स में मेरे अटेम्प्ट जो हो रहे हैं वो बहुत ही मतलब 85 से 90 हो रहे हैं। मेन क्या रहता है कि आपने जैसे बोला था जो डिफिकल्ट वाला जो सेक्शन रहता है उसको मिडिल में रखना है। तो जैसे जीके और लीगल थोड़ी सी मतलब टफ जाता है मेरे को, तो मैं जीके लीगल मतलब स्टार्ट में इंग्लिश से करता हूँ, फिर जीके, फिर लीगल, फिर क्यूटी, लास्ट में लॉजिकल। अब मेरा लॉजिकल थोड़ा मतलब सही है, पर जब मैं देखता हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। मेरे को समझ आ रहा रहता है 10 क्वेश्चन मेरे से बनते हैं, मैं गेन कर सकता हूँ इधर, बट मेरे पास लॉजिकल के लिए टाइम ही नहीं बचता है। 20 मिनट्स के करीब बचते हैं, उसमें अटेम्प्ट नहीं हो पाते, तो 90 अटेम्प्ट्स जा रहे हैं बस। सर क्या करूँ? तो आप अपने को टाइम बाउंड कर रहे हो सेक्शन वाइज, जैसा कि मैंने बताया था हाँ कि इस सर, सेक्शन को इतना टाइम देना। सेक्शन वाइज टाइम बाउंड कर रहा हूँ, जैसे 2-3 मिनट सब में एक्सटेंड हो रहा है थोड़ा थोड़ा। वो तो यार देखो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा, स्पीड जो है इट डेवलप्स विद प्रैक्टिस, है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप चलो 85-90 पे अटेम्प्ट कर रहे हो तो उनमें एक्यूरेसी कैसी आ रही है। सर 80-90 मतलब 85 और 90 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 55 से 60 करेक्ट रहते हैं और 30-35 के अराउंड रॉन्ग रहते हैं। अच्छा, तो एक्यूरेसी फ्रंट पे भी यू आर लैकिंग थोड़ा सा। तो यहाँ पे यू नीड टू सी कि भाई थोड़ी सी कंसेप्चुअल वीकनेस, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम कब लगेगा, जब आपकी उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं होगी या फिर आप उस कंसेप्ट से या फिर उस टॉपिक से कंफर्टेबल नहीं होगे, तो डेफिनेटली आपको 2-4 मिनट ज़्यादा लगेंगे उसको कॉम्प्रिहेंड करने में। तो यू शुड फोकस राइट नाउ ऑन सीइंग कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरे बार बार गलत हो रहे हैं। जैसे आपने कहा ना 55 सही हो रहे हैं, 35 गलत हो रहे हैं, तो वो जो Yes, sir. 35 गलत हो रहे हैं उनको देखो कि वहाँ पे कितना यू कैन इम्प्रूव एंड वहाँ पे कितनी स्पीड यू कैन कैच अप, कितना टाइम यू कैन सेव उन 35 क्वेश्चंस में। यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड ना कि वो जो 35 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसमें डेफिनेटली 10-15 ऐसे होंगे जो आप मॉक एनालिसिस के बाद देखोगे कि हाँ वो हार्ड वाले क्वेश्चन थे, मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करने चाहिए थे। तो वहाँ पे वो आपको छोड़ने भी आने चाहिए टफ क्वेश्चन, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना। तो छोड़ने की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टफ क्वेश्चंस नहीं छोड़ोगे तो डेफिनेटली आप लॉजिकल के लास्ट के 10 क्वेश्चंस मिस आउट कर जाओगे जो आपको करने आते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करो। सेकंड थिंग इज जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली गलत हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करो, वीकनेसेस को। थर्ड थिंग इज अपने आप को सेक्शन वाइज टाइम बाउंड करो। एंड फोर्थ थिंग इज थोड़ा ओवरऑल स्पीड पे यू कैन वर्क कि भाई हाँ मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना, थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर बेस्ड सिचुएशन में डालो कि हाँ दिस इज अ टाइम बाउंड एग्जाम एंड क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट द मोटिव, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना इज द मोटिव। एंड वो नहीं सॉल्व हो रहा तो आगे बढ़ो यार,
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो लास्ट के 10 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा। दैट इज अ मेजर ब्लंडर जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं। तो वो दिक्कत हमें कभी नहीं आनी चाहिए कि हम पेपर पूरा देख ही नहीं पाए या फिर सॉल्व ही नहीं कर पाए या पहुंच ही नहीं पाए उस सेक्शन तक या उस क्वेश्चन। तो पहले कोशिश करो कि आप हर चीज कवर कर लो पेपर में, भले ही उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ के आगे जाना पड़े लॉजिकल पे। तो छोड़ोगे कौन से वाले क्वेश्चन जिनमें टाइम लग रहा है, जो कंफ्यूजिंग है, जो हार्ड लग रहे हैं, तो उन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा छोड़ने की प्रैक्टिस बनाओ कि वहाँ पे आप अपना टाइम सेव करो एंड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले कवर करो एंड देन अगर टाइम बचता है तो कम बैक टू दोस टफ क्वेश्चंस, है ना। यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द क्वेश्चंस जहाँ पे आपको टाइम लगे। ये टाइम मैनेजमेंट वाली हमें दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि वो हमारा प्री कंडीशन स्कूल माइंडसेट है कि जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक वो आरसी के 5 क्वेश्चन हम बना ले लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उस माइंडसेट को तोड़ने में टाइम लगता है। उस माइंडसेट को आपको तोड़ना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन नहीं हो रहा, जितना टाइम में हो जाना चाहिए था तो आगे बढ़ो, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ा तो मैं आगे मिस आउट कर जाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बट भैया ओके, थैंक यू सर। इसी में मतलब जो आपने कहा जैसे कि इसको छोड़ के आगे बढ़ना, बट वो छोड़ने के बाद पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, टाइम में मैंने कर लिया, बट उसके बाद भी वो 100 to 110 के बीच तक ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। देन फिर तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड तभी बढ़ेगी व्हेन यू प्रैक्टिस एवरी सेक्शन मोर एंड मोर, क्योंकि अगर सेक्शन पूरा अटेम्प्ट कर पा रहे हो पेपर तो दैट मीन्स यू आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस फास्ट इनफ। तो अब स्पीड कैसे बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आपको सेक्शन वाइज टेस्ट दो, सेक्शन वाइज अपने आप को टाइम बाउंड करो कि अगर आप इंग्लिश सेक्शन 30 मिनट्स में कर रहे हो तो इंग्लिश सेक्शन इस बार मुझे 25 मिनट्स में करना है, या फिर मैथ सेक्शन में अगर आप 20 मिनट्स दे रहे हो तो इस बार मुझे मैथ्स 15 मिनट्स में करना है। तो इस भैया तरीके से अपनी बाउंड्री। हाँ बोलो। मैथ्स तो मेरी बहुत वीक है, मतलब मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो उसमें मैंने 5 to 10 अटेम्प्ट कर पाता हूँ और बाकी सब में 3-4 ऐसे करके छोड़ता हूँ, तो वो 30-50 अटेम्प्ट छोड़ जाते हैं उसमें। हाँ तो यार अब देखो मैथ्स वीक है तो उसकी वजह से अटेम्प्ट छूट रहे हैं, तो यू नो द प्रॉब्लम एंड यू नो उसका सॉल्यूशन क्या है, मैथ्स करना। तो मैथ्स से कब तक भागोगे यार? तो ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं कि वो उनको मैथ्स सेक्शन से डर लगता है या फिर मैथ्स उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता या उन्हें मैथ्स पसंद नहीं होती, तो वो मैथ्स को ओवरऑल स्किप कर देते हैं या फिर सिर्फ 5-10 क्वेश्चन कर देते हैं या फिर सब में तुक्के मार देते हैं। तो दैट्स अ बिग बिग मिस्टेक, क्योंकि आपको भारी पड़ सकती है एंड इट माइट कॉस्ट यू योर सीट। क्योंकि यार इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड आप हर सेक्शन नहीं एस करोगे यू कांट बीट द कंपटीशन। यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं 4 सेक्शन की तैयारी से जाऊं एंड बाकी जो 50,000 बच्चे हैं वो 5 सेक्शन की तैयारी करके आए हैं, तो कैन यू एक्सपेक्ट कि आप उनसे बेटर परफॉर्म कर लोगे? देयर माइट बी अ वेरी लिटिल लाइकलीहुड, 1% 2% चांस कि आपके 4 सेक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ब्रिलियंट हो आप उनमें कि वहाँ पे आप मैथ्स अपनी कंपेंसेट कर सकते हो, बट वो बहुत रेयर केस होता है एंड मोस्ट ऑफ अस के साथ वो नहीं केस होता। तो द प्रॉब्लम इज टू यू नो सॉल्व दोज वीकनेसेस एंड कंप्लीट टाइम दोज लेना। सेक्शंस जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो मैथ्स हल्के हल्के अप्रोच करो, एक एक करके टॉपिक उठाओ। ये मैंने पिछले वाले 2 घंटे वाले सेशन में भी बताया था कि यू नीड टू एम्ब्रेस योर फियर rather देन रनिंग फ्रॉम इट, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग हो। क्योंकि दिमाग में मान लो यार ये आखिरी बार लाइफ में मैथ्स करनी है, तो एक बार लगा दो पूरा जान खून पसीना, कर लो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत, घिस लो थोड़ा सा दिमाग